ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्यधरा बावड़िया कला स्थित श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत श्रद्धालु आज प्रभु भक्ति में मग्न होकर जन्म कल्याणक महामहोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, एक बार पुनः चलते हैं भोपाल और मनाते हैं प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव। रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्याश्रय अत्यंत आवश्यक है। आज के युग में कौन राजा होते हैं? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो मुझे पूरी आशा है कि आप यही कहेंगे कि जो कलेक्टर साहब होते हैं, जो एसपी साहब होते हैं, वो आज के राजा होते हैं। क्योंकि शासन और प्रशासन के प्रवर्तन का सारा दायित्व उनके ऊपर होता है। मैं और नीचे आता हूँ इसके कि पटवारी जी कह लें या थानेदार साहब कह लें, राजाओं के वो प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम ये ख्याल ना रखें कि आईएएस में, आईपीएस में, आईआरएस में, आईएफएस में आकर ही हम समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज के संरक्षण के लिए खड़े हो सकते हैं। नहीं, हमें जिस किसी भी स्थान पर, जिस किसी भी मौके पर अवसर मिले हमें स्वीकार करना चाहिए। पहली तो ये बात, इसके माध्यम से राज्याश्रय हमें प्राप्त होगा। हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, हमारे जिनालय हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं, इन सब की संरक्षा, इन सब की सुरक्षा में हमें मदद मिलेगी। नंबर एक। नंबर दो, जैसा कि पवन भाई ने कहा था कि कहीं ना कहीं गैप नज़र आता है। जो आगे आ जाते हैं हमारे नवयुवक और युवतियाँ, वो आगे आने के बाद समाज को भूल जाते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि समाज उनकी फिक्र नहीं करता। आपस में जो हमारे यहाँ एक अद्भुत कल्पना की गई है, अद्भुत बात है, वो वात्सल्य भावना की है। आपस में अगर वात्सल्य का भाव बना रहेगा, आज की पीढ़ी में, नवयुवकों में, नवयुवतियों में और समाज में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे लिए बड़ा मददगार साबित होगा। न धर्मो धार्मिक बिना, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं चलता। इसलिए ये भी आवश्यक है कि हम में से जो आगे बढ़कर आ जाते हैं वो अपनी जड़ों से कहीं ना टूट जाएं, कहीं ना हिल जाएं, कहीं दूर ना हो जाएं। धर्म में हमारी रुचि बनी रहे, हमारे संस्कार जीवित रहें, सुरक्षित रहें, ये हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी जो पहचान है, जैन होने के नाते जो हमें जिस रूप में जाना जाता है, वो पहचान मोटे तौर पर हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे, छोटी सी जगह में पढ़ा हुआ हूँ मैं, सिवनी एक छोटी जगह है। उन दिनों आप समझ सकते हैं आज से 60 साल पहले की क्या स्थितियाँ होंगी। हम लोगों को जब बीच में दो पीरियड के बाद एक छुट्टी मिलती थी, हमारी क्लास में हम 7-8 जैन बच्चे थे, और पानी पीने की जो हमें छुट्टी मिलती थी तो हम 5-6 बच्चे सारे के सारे दौड़कर बाहर जाते थे। एक नल था, सार्वजनिक नल, वहाँ जाकर, रूमाल होता नहीं था जेबों में किसी की पॉकेट्स में, तो हम में से एक अपनी कमीज़ निकालता था, शर्ट निकालता था, नल की टोंटी में लगाता था। हम 6-7 लड़के पानी पी के बाहर आ जाते थे और पीछे हो जाते थे। तो बाकी जो हमारे साथी थे वो हमारा मजाक उड़ाते थे, अरे कैसे बनिए हैं, पानी छान कर पीते हैं। पर संस्कार हमारे ऐसे ज़बरदस्त थे, ऐसे विशुद्ध थे कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। आज से कोई 20 साल पहले की बात है, मैं ग्वालियर में पोस्ट करता, मेरा बेटा आया हुआ था, मैंने उसको ये बात कही, उससे शेयर की, और मैंने कहा देखो बेटा, हमारा धर्म ऐसा साइंटिफिक धर्म है, ऐसा वैज्ञानिक धर्म है कि हम लोग जब पानी छान कर पीते थे तो सब हंसते थे, मजाक उड़ाते थे हमारा, और आज सारी दुनिया पानी छान कर पीती है। कहने का पापा ऐसा कैसे पीती है? मैंने कहा क्यों, ये आरओ क्या होता है, एक्वागार्ड क्या होता है, पानी छानकर ही तो पी रहे हैं आप। मेरे बेटे ने एक बहुत सटीक बात कही, कहता बेटे लेकिन पापा एक फ़र्क है,
हमारे पानी छानकर पीने में जो हम सदियों से अनादिकाल से पीते आ रहे हैं और आज जो पानी छानकर पिया जाता है उसमें फ़र्क है। मैंने कहा क्या फ़र्क है? पानी छानकर तो पिया ही जा रहा है। बोले पापा फ़र्क ये है कि हम जैनियों ने पानी इसलिए छानकर पिया कि जीवों की हत्या ना हो, प्राण रक्षा जीवों की हो। और आज जो सारी दुनिया पानी छानकर पी रही है वो इसलिए पी रही है कि कहीं हमारी हत्या ना हो जाए। ये फ़र्क है। हमारे संस्कार हम में बने रहें तो इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी और हमारी ख्याति होगी, सम्मान हमारे धर्म को मिलेगा, हमारी समाज को मिलेगा। जिनेंद्र भगवान के प्रति हम लोगों में श्रद्धा बढ़ेगी। ज़्यादा बाद में कहूँ पर भाई पवन जी ने और मला जी ने अपनी बातें आपके सामने रखी हैं। एक बार पुनः आप सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ और इस बात की आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि प्रशासनिक क्षेत्र में हम जैनियों की भागीदारी बढ़ती रहेगी। मेरे बैच में हम 60 लोगों का बैच था IPS में, हम 4 जैन थे 1971 में, आज से 52 साल पहले। तो हम अगर इस मुगालते में रहें कि अब हमारी संख्या बढ़ रही है तो मैं कहूँगा नहीं, उस समय भी हम 4 लोग थे। ये बात अलग है कि पहचान हमारी नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। आज हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज में आने से या प्रशासनिक क्षेत्र में आने से पहचान बनती है और वो बननी चाहिए। ये स्पष्ट होनी चाहिए बात कि ये जैन है, इसलिए लीग से हटकर हैं, बिल्कुल अलग हैं। एक बार पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आचार्य श्री के चरणों में पुनः नमोस्तु निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय हिंद। मैं सर से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ कह दूँ आपसे कि तब में और अब में एक अंतर है। जब आदरणीय 1972 में या मैं 1987 में आए थे तब मात्र 22% आरक्षण था, आज 70% हो गया। तो जैन समाज के बच्चों को निकलना 10 गुना मुश्किल है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर उस वक्त 4 सेलेक्ट होते थे जब 22% आरक्षण था, आज 70% आरक्षण है तो हमारे 40 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके लिए मैं युवा पीढ़ी को सलाम करता हूँ। मेरी गणित बहुत कमज़ोर रही है, इतनी गणित तो मैं नहीं समझता हूँ, पर यह अवश्य जानता हूँ कि हमारी भागीदारी बनी रहनी चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिवाकर सर, आदरणीय पवन सर और मलय भैया, बहुत शानदार डिस्कशन। और अब मैं अनुरोध करूंगा इसके पहले कि मैं ठीक है, और अब मैं अनुरोध करूंगा इसके पहले के दूसरे पैनल में है समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु वर्तमान प्रयास और कार्य योजना। पैनल की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय धर्मनंजन साहब IAS डिप्टी सेक्रेटरी मंत्री शासन। पैनल के मुख्य वक्ता हैं भाई श्री अनूप जी IRS एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स भोपाल, और साथ में मॉडरेटर के रूप में काम करेंगे भैया शुभम जी सिविल जज नरसिंहपुर। कृपया पधारें, आइए प्लीज। एक बार जोरदार ताली इनके लिए, पैनल के लिए। अनूप जी, धर्णन जी और शुभम जी प्लीज। पैनल से अनुरोध करूंगा 7 मिनट मुख्य वक्ता के लिए है, 3 मिनट अध्यक्ष जी के लिए है और लगभग 15 मिनट में पूरी बात होनी है। 2 पंक्तियों के साथ मैं इस पैनल से अनुरोध करूंगा। एक और अमीरी थिरकती पास सकती है कंगाली, एक देह पर एक न चिथड़ा, एक स्वर्ण के गहने वाली। इधर खड़े हैं रंगमहल जो आसमान को छूने वाले, और एक तरफ हैं वो झोपड़ियां जिनके छप्पर चूने वाले। ऐसी विषमता भरी समाज में अगर हम उस समाज को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो हमारा समाज टूट जाएगा। इस अनुरोध के साथ द्वितीय पैनल से अनुरोध है, प्लीज। बुली कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री खिजाट आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक श्री खिजाट महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। हमारा जो पैनल है उसका टॉपिक है कि समाज के जो बच्चे हैं, गरीब वर्ग हैं, या जो अर्थ के कारण अपना शिक्षा का उत्थान नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या किया जाए। हमारे पैनल में अनूप जैन सर हैं, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स IRS 2010 से हैं। अनूप भैया का मैं सागर से हम साथ में रहने वाले हैं तो थोड़ा सा परिचय आपको दूं कि इस क्षेत्र में अनूप भैया का विशेष समर्पण है। ग्राम लोहारी से रहने वाले हैं और उनके द्वारा अपने
ग्राम लोहारी के मंदिर के साथ साथ वहाँ के जितने भी वर्ग के लोग हैं सबके उत्थान के लिए अलग से एक लाइब्रेरी खोली गई है और अलग से उनकी शिक्षा के लिए प्रयास किए जाते हैं। दूसरे पैनल में हमारे श्री धर्मेंद्र जैन सर हैं, 2010 IAS बैच IAS हैं, 2012 बैच के, अभी मध्य प्रदेश शासन में सेक्रेटरी हैं। मैं अनु भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। केवल 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करूंगा। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती शशि टोंगिया, उनसे अनुरोध है कृपया मंचासीन हो। श्री महेंद्र जी जैन कार्याध्यक्ष और श्री अनिल जी जैन कार्य, कृपया अनुरोध है कृपया मंच पर आसीन हो। ये पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्लीज आइए। कुंडलपुर के बड़े बाबा को और आचार्य गुरुवर को नमन करते हुए मैं पूज्य श्रेष्ठ मुनि अजित सागर महाराज को नमोस्तु करते हुए मंचासीन जज महोदय और आदरणीय पवन जैन सर, शोभित जैन सर, मेरे प्रशासनिक मित्रों और आप सभी को जय जिनेंद्र कहते हुए, मैं अनुशासन के साथ मैं मानता हूं कि कोई भी बात, कोई भी मुद्दे या कोई भी संगोष्ठी का अनुशासन जितना अच्छा रहे वो उतनी सफल होती है। तो मैंने स्टॉप वॉच चालू कर ली है और मैं 7 मिनट में बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा ही, कोशिश क्या। तो आज जो मुद्दा है वो यही है कि समाज के कमज़ोर वर्ग की स्थिति, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उसके उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए, कमज़ोर वर्ग की जो स्थिति हर समाज में है और जो प्रयास किए जाने चाहिए वो हर समाज में हो सकते हैं। उसी की वजह से हम एक जैन समाज को ले सकते हैं कि हम क्या प्रयास कर सकते हैं और क्या अभी स्थिति है। सामान्य धारणा तो हमारे समाज के बारे में यही है कि हम एक अच्छी और उत्तम समाज है, हम आर्थिक रूप से सशक्त समाज हैं, पूरा देश स्वीकार करता है और ये गर्व का विषय भी है। कोई इसमें संकोच नहीं स्वीकार करने में कि हम भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षित, संस्कारित, राष्ट्रभक्त और आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, ये गर्व की बात है। लेकिन अब इसी गर्व में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे बीच में एक छोटा सा वर्ग है, जिसको अभी सुधीर भैया ने शुरुआत में कहा 10 से 20%, तो वास्तव में वो कोई अभी हमारा प्रशासनिक या आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि हम कितने लोग EWS में आते हैं या उस आरक्षण का या उस विधान का लाभ ले रहे हैं। ना ही कोई आंकड़ा ऐसा है कि हम कितने BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा भारत सरकार का नहीं है। लेकिन ये आप जहाँ रहते हैं उससे ही आप समझ सकते हो कि 10% वर्ग तो ऐसा है जो गरीब है और कई लोग बहुत गरीब हैं। और जब हम सबसे धनाढ्य समाज का तमगा लेकर रहते हैं और फिर भी हमारे 10% लोग इतनी गरीबी में जिए। महाराज साहब, मैं आपके सामने बताऊं, कोविड के बाद मेरे खास रिश्तेदारों में मुझे किसी के बारे में पता चला जब कोविड की सेकंड वेव निकल गई कि उनके घर में तेल और दाल नहीं थी, केवल उनके घर में किसी तरह से गेहूं वगैरह की व्यवस्था थी, चावल की व्यवस्था थी, दाल और तेल की या घी की व्यवस्थाएं नहीं थी। मुझे वो घटना इतनी दुखदाई लगी कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिचित हैं, मेरे जानने वाले हैं, इस स्थिति में है। तो आप बाकी बुंदेलखंड या महाराष्ट्र कर्नाटक की बॉर्डर से लगी हुई समाज, या आप देखें कि बिहार में या उड़ीसा में कुछ ऐसे जैन लोग हैं, या तो वो जैन लिखते ही नहीं हैं या लिखते भी हैं किसी तरीके से, जैन लिखते हैं, गोयल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो क्या उनकी स्थिति इतनी खराब रहनी चाहिए? ये तो कल्याणकारी राज्य है। तो ना केवल जैन समाज का, बाकी पूरे देश का लोकतंत्र में हम सबकी जिम्मेदारी कि किसी भी समाज का ऐसा वर्ग हो उसको हम इतना उत्थान कर दें कि वो कम से कम 3 जरूरतें पूरी कर ले: भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य। किसी की भी भोजन से या अनपढ़ रहने से या स्वास्थ्य ना मिलने के कारण, सुविधाएं ना मिलने के कारण किसी की मौत ना हो, किसी को उस तरह की कमी ना हो। तो ये एक मुख्य मुद्दा ये है। तो जो कि मैंने कहा कि कोई आंकड़े नहीं है हमारी इन चीज़ों के कि हम कितने हैं वर्ग में, लेकिन निसंदेह हम 10% के आसपास तो हैं। अभी EWS के रूप में आया, उसका बड़ा फ़ायदा ले रहे हमारे लोग। लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में पहुंच, जैसे हमारा जो पिछला विषय यही था, कितना संभव है, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि एक लिमिटेशन है उसकी। और मेरी राय ये है कि जैन के बारे में आप देखते हैं हमारे बड़े बड़े मंत्री और कई बड़े लोग कहते हैं कि जैन वो वर्ग है
जो लोगों को आय देता है, व्यापार देता है, रोजगार देता है। अगर हम उस वर्ग से आते हैं तो हमको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि हमको एक इस तरह से अपनी योजनाओं को बढ़ाना है कि हम बहुत छोटे पदों पर ना आए, थोड़े से एक सोचें कि हमको नौकरी ही करना क्या जरूरी है या हमको सक्षम होना जरूरी है। तो एक मेरा विचार ये है कि हम अपने एक दायरे खड़े करें। हम बड़े अच्छे वर्गों से आते हैं, हमारे पिता हमारे दादा लोगों ने बड़ा अच्छा व्यापार किया है। एक किसी गांव के समूह के हम मुखिया टाइप से कहलाते, तो चौधरी उपमाएं जैन समाज के बड़े वर्ग को मिलती हैं। मैं भी चौधरी परिवार से हूँ, तो हम लोग चौधरी भी कहलाए हैं और हम लोगों ने कई गाँव में व्यापार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। तो हम व्यापार को भी कभी छोटा ना समझें, लेकिन बात यह है कि अब वो कमजोर वर्ग के लिए हम क्या करें। तो गुरुजी आपकी अनुमति से, महाराज श्री आपकी अनुमति से कुछ ऐसी बातें भी मैं इस बीच बोलूँगा जो छोटे होने के नाते शायद मेरी समझ और बुद्धि उस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रयास करूँगा और बोलूँगा वो बातें। क्या स्थिति और क्या योजनाएं चल रही, इससे बहुत लाभ नहीं होने वाला है। समय केवल 7 मिनट का है। क्या करना चाहिए जो नहीं हो रहा है, उस पर मैं बात करूँगा। अगर अभी हम देखें तो हमारे जिस एरिया में जैन समाज है, विशेष रूप से जैसे दिगंबर समाज है, तो हम बिना मंदिरों के नहीं रहते हैं। मंदिर हम बनाते हैं, अच्छे मंदिर बनाते हैं, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा संकेंद्रण भी कर रहे हैं मंदिर का। ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। हम इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी क्या सुविधाएं इकट्ठी करें कि वो वर्ग को लाभ पहुंचने लगे। ऐसी क्या चीज़ें, योजनाएं करें। तो मैंने, जैसे मुझे विषय दिया गया था, एक मेरे मन में एक प्लान आया, जिस प्लान को मैं रखना चाह रहा हूँ। हमारे हर मंदिर में बहुत बड़ा पैसा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंदिर में दान इकट्ठा होता है, प्रोग्रामों में दान इकट्ठा होता है। क्यों ना हम एक 25% हर मंदिर का फंड सामाजिक संवर्धन के लिए रख दें। हर मंदिर का एक फंड के 25% फंड हमारे जो तिजोरी खुलेगी उसको सामाजिक संवर्धन के लिए रखेंगे। अभी कई बार प्रश्न उठाते हैं कि शांति धारा मंदिर में लगेगा, लेकिन कितना मंदिर में लगेगा इसका भी तो एक निर्धारण करना पड़ेगा। बहुत सुंदर मंदिर बन गया, उसमें मंदिर में आपने जनरेटर लगा दिया, आपने इन्वर्टर लगा दिया, CCTV लगा दी, फिर क्या करोगे उस फंड का? तो क्या 4.5% की FD पे डालना ठीक है, या 40% की समाज को देके 40% उससे पैदा करना ठीक है? तो इस दिशा में महाराज जी एक प्रयास होना चाहिए कि एक संवर्धन फंड बने। और दूसरा मेरा एक थोड़ा सा एक वैसा है, हो सकता तार्किक ना हो और हमारे शास्त्रों के अनुरूप ना हो। मेरा ये मानना है महाराज जी, हम लोग पंचकल्याणक करते हैं, हम लोग सिद्धजग विधान करते हैं या बड़े बड़े विधान करते हैं। उन विधानों में हम बहुत सारे लोग बनाते हैं, जैसे होते हैं कि हमारे यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, धर्मेंद्र, माता पिता भगवान के एक पद बनाया जाए संवर्धन नायक, संवर्धन नायिका, और इनसे जो पैसा आए वो पैसा और इस पूरे हमारे आयोजन का 25% अगर सरप्लस है तो वो भी इस तरफ ले जाया जाए। तो अगर इन 2 दिशाओं में हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा फंड इकट्ठा होना चालू होगा। तीसरा एक प्रयास हो सकता है बहुत छोटे स्तर पे, हर व्यक्ति तो नहीं, जो आगे आना चाहें, हम लोग एक ऐसा करें कि हम लोग स्कीम लाएं एक योजना के रूप में कि भाई आप कितना दे सकते हो। जैसे मैं 20,000 रुपये साल दे सकता हूँ, तो मैं 5 साल का संकल्प ले लेता हूँ, भाई 5 साल तक 20,000 रुपये साल दूंगा सामाजिक संवर्धन के लिए। कोई 5,000 दे सकता हो, 5-10 साल का नियम ले, इतना ही जीवन भर का मत लो। अभी 10 साल बाद अगर आपने इतना कर लिया तो समाज हो शायद इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम किसी से आजीवन का व्रत लें कि आप अपनी 1% आय दोगे, 2%, वो मत करो। आप 5 साल का लो उनसे केवल, और 20-20, 10,000 के आप अगर मेंबर बनाएंगे और इस पूरी चीज को आप इकट्ठा करेंगे और फिर आप कार्य योजना बनाएं, खर्च कहाँ करना है, किन दिशाओं में हमें खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, तो उस दिशा में मैं आगे अपनी बात करूंगा। उसमें हमको 2-3 योजनाओं पे काम करना चाहिए। हमको देखना चाहिए बच्चों की शिक्षा में विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा। आप देखेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा में अभी हो क्या रहा है कि जैसे ही आप किसी भी अच्छी एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते तो लोन बैंकों से भी उपलब्ध हैं, या समाज की कई संस्थाएं लोन देती हैं। लोग चेक के माध्यम से आपके कॉलेजों की फीस देने को समाज तैयार है, पर मुद्दा ये है कि क्या बच्चा वहाँ तक पहुँच पाएगा? उसके लिए उसको कोटा में कोचिंग चाहिए, इंदौर में कोचिंग चाहिए, भोपाल में कोचिंग चाहिए। हम कोचिंग फीस और हॉस्टल फीस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
तो इसके लिए एक व्यवस्था बने कि हम कैसे समाज से सर्टिफिकेट लें, कैसे हम उनके बिजली का बिल लें, या जो भी उनकी चीज़ें हम लें, और तटस्थ रूप से देखें कि वो कैसे उम्मीदवार हैं, इनको हम इस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हम कम से कम उस जगह उनकी मदद कर पाएंगे। एक मुद्दा ये है कि लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और जैसे ही वो पढ़ लिख के बेरोजगार हो जाते हैं, उनको व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए होता है, और समाज अभी जो देती है, इस सत्य को देखें कि हम क्या देखते हैं, हम 20,000, 25,000, 50,000 की मदद कर पाते हैं, या कोई व्यवसाय 20, 25, 50,000, 1 लाख में प्रारंभ हो सकता है। चाट के ठेले लग सकते हैं, समोसे के ठेले लग सकते हैं, और हम अपने वर्ग से वो नहीं लगवाना चाहते हैं। जब हम इतने उत्कृष्ट कहलाते हैं तो हम अपने लोगों को चाट के लिए, ठेला लगाने के लिए पैसे ना दें। हम समाज में इतना फंड बनाएं और ऐसी व्यवस्था रखें, वो हमारे सधर्मी भाई हैं, पैसे कई जगह डूबते हैं, अरे उस पर डूब जाएगा पैसा, उसको कम से कम इतना मिनिमम सहयोग करें कि वो एक ऐसा व्यवसाय प्रारंभ कर सके कि शायद वो आपके पैसे लौटा सके और आगे बढ़ सके। तो ऐसी छोटी छोटी जगहों पर हम अपनी आर्थिक योजनाओं को फैलाएं और देखें कि पिछड़े वर्गों में, आप मतलब सत्य को भी ये है कि हम जब संकेंद्रित होते बड़े शहरों में तो हम बड़े ही रूप को देख पा। आप गाँव, बुंदेलखंड के गाँव में जाइए, आप टीकमगढ़ और छतरपुर के गाँव में जाइए, आप इवन सागर जिले के गाँव में जाइए, कर्नाटक महाराष्ट्र की बॉर्डर पर जाइए, तो बहुत ज़्यादा वर्ग आपको इस तरह का मिलेगा जो बहुत गरीब है। इनको मदद कैसे पहुंचाई जाए, जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी तरफ कैसे जाया जाए। मुख्य मुद्दा है कि आप जो है दान के रूप में अपना एक बड़ा हिस्सा अब इस तरफ डाइवर्ट करें तो अपने आप समस्याओं का समाधान निकल आएगा। समय 1-2 मिनट आगे हो गया है, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और बाकी आप लोगों के ऊपर प्रश्न हैं। धन्यवाद। माइक वहीं रखें भैया, 2 माइक वहां रखिए ताकि समय ना जाए। एक माइक इस तरफ, एक माइक इस तरफ। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हेलो, हाँ, आपने जो सामाजिक व्यवस्थाओं की बात की है, हमारे यहाँ समाज की अभी भी मानसिकता जो है अभी भी संकीर्ण है। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ। अरे हम प्रश्न ही पूछ रहे हैं भाई साहब। अच्छा, पैसा वितरण की क्या व्यवस्था होगी? जो पैसा इकट्ठा होगा उसको किस तरीके से किसको दिया जाएगा? कल गुरुवर के समक्ष में करीब बैठा था, गुरुवर ने ये कहा है कि हम इसकी व्यवस्थित योजना बनाएंगे और ऐसे हाथों में देंगे कि अगर गुरुजी खुद बोलेंगे तो भी उस बच्चे को या उस परिवार को सहायता नहीं दी जाएगी। सहायता तब दी जाएगी जब वो आपके बनाए हुए नियमों के अनुरूप फिट होगा। तो एक प्लान है कि ऐसी कोई व्यवस्थाएं बनाई जाए। अभी ऐसा नहीं कि नहीं चल रही हैं समाज में ऐसी व्यवस्थाएं, पर गुरुजी और महाराज जी ने बताया था कि बाकी साधु, बड़े साधुओं से भी महाराज जी की बात है कि इस तरफ प्रयास किए जाएंगे। व्यवस्थित एक पूरा ट्रस्ट बनेगा, वो आगे की कार्य योजना। आज तो केवल ये विचार विमर्श का जगह है। मैं राजीव जैन, मेरा एक प्रश्न भी है। अनूप, आपके आइडियाज़ आर फैंटास्टिक। मेरे मन की बात जो मैं पवन जी के समय पूछना चाहता था वो आपने कह दी। जैन मंदिरों का निर्माण इतना ज़्यादा और इतना पैसा उसमें डल रहा है कि अगर जो उद्घोषक महोदय ने कहा कि हमारे 800 परिवार गरीबी में रह रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। और इसी मंच से आप लोगों के माध्यम से हम सबसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि समाज के सारे प्रबुद्ध वर्ग के अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं जिससे जो समाज का आईना होते हैं, और वही व्यक्ति अगर अपने समाज को सक्षम बनाने के लिए, पवन जी से मैं थोड़ा उल्टी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि समाज ने उनको पहचान अधिकारियों को दे। मैं कहता हूँ कि अधिकारी भी समाज को पहचान दें, उस समाज के लोगों की मदद करें। मिलने पे जब कोई आता है कोई अपेक्षा रखते हुए,
तो हमारे जितने भी सक्षम लोग हैं उसको मदद नहीं करते, ये मेरा अपना अनुभव है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने योजनाएं बताई ये मंदिरों के फंड से और इस तरह की चीज़ों से की जा सकती हैं, क्योंकि मेरे पास जैन बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 150 बच्चे हैं गरीब बस्ती के, जिनको मैं पालन पोषण के साथ पुनर्वास करता हूं अपने स्काउट्स के माध्यम से। बहुत बड़ा आंदोलन है हमारा ये। मैं पूरी सेवाएं देने को तैयार हूं, पर आप कृपया मंदिर में कोई व्यवस्था तो दें किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने की। हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम ऐसी व्यवस्थाएं कर देंगे कि सारे समाज की तरफ से बच्चों की मुफ्त शिक्षा हो जाएगी। तो यह 800 बच्चों का संकल्प यहीं से उठा लें, और हमारे समाज का जो उद्धार या तरक्की होगी वो केवल अधिकारियों से नहीं होगी, वो समाज के जो आपने कहा है वो व्यापार से होगी, उद्योग से होगी। और समाज में कुछ खास बनने के लिए कुछ अधिकारी बनना जरूरी नहीं है। मेरे बच्चे IIT और दोनों टॉपर हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं थी बनने की, किसी उसमें जाने की, वो अपनी फील्ड में नाम कमाएंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उनको सपोर्ट करें, उद्योग को सपोर्ट करें, तो ये सब कुछ अपने आप हो सकता है। तो आपकी नीतियों के लिए कभी भी समिति में एज ए स्टेट कमिश्नर स्काउट्स में आपको बधाई भी देता हूँ, और अपनी तरफ से जो सेवाएं मेरी चाहिए, मेरे पास 7 लाख बच्चे हैं, जैन नहीं है। धन्यवाद। तो आप कृपया करके मेरी मदद भी ज़रूर लें। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न नहीं था, आपने सलाह दी है, अच्छी सलाह थी। किसी का प्रश्न हो तो जरूर बताएं। कि राज्य स्तर के बिना तरक्की संभव नहीं है। इसी तरह मैं आप सभी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक प्रश्न चाहता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार में विप्र कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है और स्वर्ण कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है, हम सभी अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि इस तरह का एक जैन कल्याण बोर्ड भी बने, जिससे कि समाज के सभी लोगों का उत्थान हो, जिसमें कि स्वर्ण कल्याण बोर्ड में 200 करोड़ का प्रावधान है, इस तरह से प्रावधान जैन कल्याण बोर्ड में भी मिले। हालांकि ये सही है, सच है कि जैन समाज देने का काम करता, लेने का काम नहीं करता, परंतु हमें जिस तरह से बताया, और हमारे जो साथी हैं, समाजजन है, जो कई ऐसे हैं जिनको निश्चित तौर पर सहायता की आवश्यकता है, तो आप सभी से अनुरोध है मेरा, और मेरा प्रश्न भी है, आप इसमें जो संभव मदद कर सकते हो उसमें करें, और जैन कल्याण बोर्ड की मांग में अपना समर्थन दें। धन्यवाद। धन्यवाद। कल भी आपने महाराज श्री के सामने प्रश्न रखा था, तब मैं उपस्थित था। आपका ये कहना है सर कि एक कई शासन के द्वारा कुछ कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं, और उन कल्याण बोर्ड में एक बड़ा फंड दे रही है शासन, तो क्यों ना हम कोई जैनों के लिए ऐसा बनवाएं। इस दिशा में मैं आपसे ही कहूँगा, आप मुनिवर से अनुरोध करके राजनीतिक मांग भी इस दिशा में रखें, तो वो सही जगह पहुँचेगी। तो 3 प्रश्न हो गए हैं, अब हम लोग मेरा एक प्रश्न था जैसे कि हम लोग, आपने 2 बातें कही, एक तो फंड को लेके उसकी एक व्यवस्था बनाने की बात कही। मेरा उसमें कहना यह है कि मान लिया जाए कल को किसी अध्यादेश के तहत एक नया नियम बना लिया जाए और आपसे यह कहा जाए ये तो आपकी ही व्यवस्था थी जिसको हम लागू कर रहे हैं, उस समय आप क्या करेंगे? प्रश्न समझ में नहीं आया आपका, क्या कहा आपने? मान लिया जाए कि किसी अध्यादेश के तहत ये एक नियम बना दिया जाए कि ये तो आपकी ही व्यवस्था है जिसको हम लागू कर रहे हैं, उस समय क्या आपका क्या रोल रह जाएगा उसमें? देखिए, एक बात मानिए, अगर संसद कोई कानून बनाती है तो हम और आप कुछ करने वाले नहीं होते हैं, हम संसद में लोकतंत्र से चुन के भेजते हैं। अगर देश में ऐसा कानून बनता है तो हमको उसको पालन करना है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा ये था कि क्या हम शैक्षणिक स्तर पर लोगों को इस तरह से लेके आए जिससे कि उनका खुद का स्तर इंप्रूव हो, रादर देन कि हम उसमें उनका सामाजिक कल्याण की तरफ जाएं, उनको योग्य बनाएं ताकि वो खुद अपने आप आगे बढ़ सकें। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप ये बात मान के चलिए कि हमको लोगों को शिक्षित करना है, साक्षर नहीं। ये बात बार बार उठाई जाती है। अगर आप किसी को भी शिक्षित कर देंगे तो अपने आप उसमें व्यवसायिक शिक्षा आ जाती है, अपने आप उसको समाज का गुण आ जाता है, उसके व्यक्तित्व में वो विशेषताएं आ जाती हैं कि वो जिस जगह रहता है उस जगह अपनी प्रतिभा को मनवाता है। तो शिक्षा मूल उद्देश्य है। यहाँ से हमने आपको 3 चीज़ों पर बात की थी कि हम किसी को भूखे ना सोने दें। ऐसी हालांकि बहुत कम जगह दिक्कतें हैं कि हमारे समाज भूखी सोती हो, लेकिन शिक्षा में दिक्कतें हैं और हमें स्वास्थ्य में भी दिक्कतें हैं। अगर कोई बड़ा गंभीर बीमार होता है तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों दिशा में काम करने के लिए हमारी योजना में ये बात कही गई है, विचार विमर्श में बात कही गई है। धन्यवाद।
अब मैं आदरणीय श्री धर्मेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अध्यक्ष के रूप में अपनी बात रखें। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में सविनय नमोस्ती करता हुआ मुनि श्री अजय सागर जी को सविनय नमोस्तु, मंचासीन समस्त सम्माननीय अतिगण और समस्त अधिकारीगण, श्रोतागण, धन्यवाद। अनूप जी, आपने अपनी बात को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है। जो हमारा टॉपिक था समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए उत्थान का वर्तमान प्रयास और हमारी कार्य योजना। जैसा कि हम देखते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारत की जनसंख्या में जैन समाज मुश्किल से 0.04% हमारी जनसंख्या है। जनसंख्या में हम इतने कम होने के बावजूद भी जो हमारे देश का टैक्स कलेक्शन है उसमें हम लोग लगभग 24% हमारा योगदान रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देश के विकास में हमारी भागीदारी लगभग 25% है। ये तो एक हमारी समाज का एक समग्र एक आकलन हुआ। पर अगर हम अपने समाज को अपने इनसाइड द बॉक्स देखा जाए तो हमारी समाज में बहुत से परसेंटेज लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे हैं। जैसा कि अनूप जी ने कहा था कि कोई आंकड़े नहीं हैं, पर हमारा मानना है कि जो 10% है इससे भी ज़्यादा लोग हम ऐसे हैं कि जो बहुत ही अभाव में जी रहे हैं और हमारे पास बहुत ही कमी है। और जैसा कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र से मैं आता हूं, अगर बुंदेलखंड क्षेत्र के आप किसी गांव में देख लें, वहां लगभग हर गांव में 50% समाज के लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए आज के खाने की व्यवस्था है तो कल के लिए वो खुद अपनी व्यवस्था करने के लिए मजबूर होते हैं। तो हमें ऐसे वर्गों के लिए उत्थान के लिए निश्चित ही प्रयास करना चाहिए। किसी समाज का विकास तभी हो सकता है कि जब हम उसके लिए अच्छी शिक्षा दें और अच्छा स्वास्थ्य दें। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि प्रशासनिक सेवा संस्थान मड़िया जी में जो प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक संस्थान खुला था। वर्ष लगभग 92-93 की बात होगी। उस समय मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्याता सिविल के पद पर पदस्थ था और उस समय मैं उस संस्थान से जुड़ा भी था। तब जब संस्थान खुला तो मेरे मन में ही विचार आया कि प्रशासनिक सेवा में प्रयास करना चाहिए। और इसके पहले भी हालांकि हमारा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन हो चुका था और मैं सेंट्रल PWD में अपनी पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहा था। तभी मैंने भी प्रयास किया कि सिविल सेवा और MPPSC की तैयारी की जाए और उस संस्थान से जुड़कर मैंने भी प्रयास किया और प्रथम प्रयास में भी PSC में सफल होकर डिप्टी कलेक्टर के पद के रूप में अपनी पोस्टिंग पाई और आज मैं IAS में प्रमोट होकर 2012 बैच में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत होकर यहाँ उप सचिव मध्य प्रदेश शासन के पद पर पदस्थ हूँ। तो इसमें प्रयास में तो बहुत सी संस्थाएं और भी जुड़ती गई हैं। अनुशासन है, संस्था जीटो है। तो इसमें हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और निश्चित ही हम उनको एक नई गति दें। और हमें गर्व है कि हम प्रशासनिक सेवा में हमारा परसेंटेज काफ़ी बढ़ रहा है और अन्य सेवाओं में भी हम सिलेक्शन होते जा रहे हैं। पर हमारा जो एक राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें हम लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं और एक विकास के लिए राजनीति में पकड़ होना भी ज़रूरी है। दूसरा एक पहलू है मीडिया। हमें जर्नलिस्ट भी होना चाहिए ताकि हम अपनी बात अच्छे ढंग से पहुंचा सकें। तो ये हमारे प्रयास को चल रहे हैं, इनमें हम निश्चित ही बढ़ोतरी करेंगे। और जो अनूप जी ने एक सलाह दी है कि एक हम ऐसा एक फंड बनाएं, संवर्धन फंड, वो निश्चित ही बनना चाहिए। हमारे यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं है, हम दान बहुत भी देते हैं। हम सरकार से कोई मदद नहीं लेते हैं। हम इतने सक्षम हैं कि अपने स्तर पर एक ऐसा फंड बनाकर अपने जो हमारे साथी हैं, जो कमज़ोर वर्ग के साथी हैं, उनके लिए एक गति देने का प्रयास करेंगे। और हम लोग आचार्य श्री के मार्गदर्शन में निश्चित ही इस दिशा में बेहतर प्रयास करके समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आदरणीय द्वितीय पैनल, बहुत ज़बरदस्त सुझाव आए हैं और इन सुझावों पर अगर वास्तव अमल हो जाएगा तो समाज में बदलाव जरूर आएगा। इसके बीच में तीसरे पैनल को अनुरोध करूं, हमारे बीच में आदरणीय श्री आदर्श जैन साहब रिटायर्ड DJ हैं, उनसे अनुरोध है कृपया आएँ और गुरुवर को श्रीपद समर्पित करें। साथ में आभा जैन डिप्टी कमिश्नर जबलपुर, भाई सत्यन जैन एडवोकेट जबलपुर, अभिलाष भारती हाईकोर्ट एडवोकेट जबलपुर, स्मृति भारती हाईकोर्ट एडवोकेट जबलपुर, श्री राजीव जी ट्रेजरी ऑफिसर रायसेन, भाई प्रशांत जी गुरहा, श्री डॉक्टर पारुल जैन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, नीतू जी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जसा जी, श्री मनोज गुढ़ा जी एडिशनल GM LUN और आदरणीय श्री अखिलेश जी जॉइंट कमिश्नर ग्वालियर कृपया आएंगे और गुरुवर के चरणों में डॉक्टर राजेश जी
मिम्स प्लीज आइए। अखिलेश जी भी हैं, बता रहे हैं कि अखिलेश जी आइए ना प्लीज, आइए। अखिलेश जी संयुक्त आयुक्त ग्वालियर आइए। और कोई साथी हमारे बाद में आए हो तो कृपया अनुरोध है। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे समाज के गौरव, हमारे पंचायत ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज जी बांगा वो आएँ और गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर मंच पर आसीन हो। आदरणीय मनोज जी आइए प्लीज। यहाँ के अध्यक्ष अगर आ गई हों शशि जी टोंगिया तो उनसे भी निवेदन है वो आएँ और मंच पर स्थान ग्रहण करें। भाई अभिनव जी जज, जिला जज, उनसे भी अनुरोध है। और कोई साथी, आभा जी आप पैनल में हैं, आप बैठिए मंच पे। सारिका दीदी टीआई जबलपुर, कृपया वो भी आ जाएं, आइए। और कोई साथी हमारे जो अभी आए हों, आदरणीय विपिन भैया कबरदा से जिला महिला बाल विकास अधिकारी, सिमी जी असिस्टेंट कमिश्नर सिमी जी वो भी आए। चलिए अब मैं अनुरोध करूंगा तीसरे पैनल से। तीसरे पैनल का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, शासकीय सेवा और व्यापार से निवृत्तों की समाज और संस्कृति के संवर्धन में भूमिका। आपने देखा होगा आज जैसे ही हमारा आयु वर्ग बढ़ रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है, वैसे ही वृद्धाश्रम भी बढ़ते जा रहे हैं। और आज के समय में यह दुर्भाग्य है। आइए आइए इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। और दुर्भाग्य से जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं वृद्धाश्रम भी उतने ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जिन माँ बाप ने हमें बरसों तक पाला और 60-65 के बाद हमने उनको घर से निकाला, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश में हो नहीं सकता। तो जब तक हम उनकी भूमिका नहीं बनाएंगे तब तक उनको सम्मान नहीं देंगे, जब तक सुधार होने वाला नहीं है। तो 3 पंक्तियों के साथ में तीसरे मंच से अनुरोध करूंगा। तीसरे मंच पर हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बैठेंगे डॉक्टर सत्येंद्र जी। मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे आदरणीय डीके जैन साहब, रिटायर्ड जिला जज, और मॉडरेटर काम करेंगे आदरणीय भाई राजेश जी। आइए जोरदार तालियां मंच के लिए। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग दामन में दुआएं कम दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। तब से लोग दामन में दुआएं कम दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? बहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, बहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को। आजकल घरों में पुराना सामान कौन रखता है? आजकल घरों में पुराना सामान कौन रखता है? इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा तीसरे पैनल से आदरणीय डीके जैन साहब, आदरणीय सत्येंद्र भैया और राजेश जी समय सीमा का जरूर ध्यान रखेंगे। और ऑडियंस से अनुरोध है, एक सवाल ही पूछना है, समय बहुत तेजी से बीत रहा है, गुरु ने संकेत किया है ऑडियंस से केवल एक सवाल पूछा जाएगा और बाकी मंच को 15 मिनट में पूरी बात करनी है। हेलो, बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज जी की जय, आचार्य संघ की जय, पूजनीय अजित सागर मुनि महाराज जी की जय। आज के संस्थान के द्वारा जो ये संगोष्ठी आयोजित की गई है, उसमें आज का विषय जिस पर आदरणीय श्री सत्येंद्र भाई साहब जी को और आदरणीय पिताजी श्री डीके जैन साहब को अपनी बात रखनी है, वह इसका विचार बिंदु है शासकीय सेवा व व्यापारों से निवृत्तों अर्थात सेवानिवृत्त की समाज व संस्कृति संबंध में क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पे इन्हें अपने विचार रखने हैं। इसमें प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी, चलिए ठीक है, आदरणीय प्रथम वक्ता के रूप में श्री डीके जैन साहब जी हैं और साथ में इसमें डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं। आदरणीय डीके जैन साहब जो कि हमारे संस्थान परिवार के सदस्य श्री मलय जैन जी के पिताजी हैं, वह रिटायर्ड जिला न्यायाधीश के पद पे
रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, और उन्होंने 1965 से मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा को ज्वाइन किया था तथा वर्ष 2000 में बस्तर संभाग से रिटायर होने के बाद चीफ विजिलेंस ऑफिसर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में रहे। वर्तमान में लास्ट में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में रजिस्ट्रार भी रहे। हाल ही में आपने भक्तांबर स्रोत का अपने हिंदी में अनुवाद किया है, साथ ही एक ही भाव स्त्रोत का भी काव्यानुवाद किया है, जो मन्हा परिणाम आपकी किताब में प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार से आप धार्मिक एवं निष्ठावान अधिकारी के साथ साथ एक जिम्मेदार समाज के सदस्य भी हैं, और आपके पुत्र श्री मलय जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसी प्रकार आदरणीय श्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी, जो कि मूलतः भूवैज्ञानी हैं, और उन्होंने परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज जी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन से जो भारत में प्रथम शासकीय सेवाओं में प्रशिक्षण देने के लिए एक कोचिंग सेंटर यदि खोला गया था, तो वह था भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में, जिसके आप प्रारंभिक मार्गदर्शक सदस्य के रूप में थे, और तब से आज तक वर्तमान में भी संस्थान से जो भी प्रशिक्षार्थी वहाँ प्रशिक्षण लेने जाता है, उन्हें आप अपना मार्गदर्शन सतत प्रदान करते रहते हैं। साथ में आपकी सेवाओं को देखते हुए तेलंगाना राज्य ने वहाँ के स्वशासी कॉलेज, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के दोनों वहाँ के कॉलेजों, स्वशासी कॉलेजों के मानद सदस्य के रूप में आपको मनोनीत किया है इस भारत सरकार की ओर से। इस प्रकार से दो पंक्तियाँ मेरी स्वलिखित। गुण सागर गुण आगर जय हे, जय गुण ज्ञान निधान, तप पूत सुज्ञान प्रकाशक, चर्या संत महान। उनके आज के इस काल में, हालांकि भगवान महावीर स्वामी का काल चल रहा है, जिन शासन नायक हमारे हुए हैं, लेकिन गुरु के रूप में आज पूरे विश्व में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वे हमारे जगत गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। मित्रों, बहुत अच्छा विषय रखा गया है, शासकीय सेवा और व्यापार से निवृत्तों की समाज व संस्कृति में संवर्धन में भूमिका। मैं कुछ इस ढंग से बात करूँगा, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या यह मेरा समय है? समय को लेकर मेरा एक विचार सदा मेरे साथ रहता है, या तो आप समय को काटो, वरना समय आपको काट ही रहा है। समय सदा एक सा नहीं रहता, सबका समय सदा एक सा नहीं रहता, ये हम नहीं, आचार्य विशुद्ध सागर जी के वचन हैं। तो इसके निहितार्थ यही है कि समय बहुमूल्य है, हमारे पास उतना ही समय है जितना हमारा जीवन है, पर हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कितना शेष है। तो जो अनिश्चित और अज्ञेय है, उसकी ऊहापोह में क्यों समय नष्ट करें? जो समय अपने हाथ में है, आज है, उसका अभी से सदुपयोग शुरू कर देने की इसमें ही बुद्धिमानी है। मेरा एक चिंतन का आलेख था, जीवन जीने के लिए है, तो कैसे जिया जाए, ये विचार और व्यवहार का विषय हो जाता है। जीवन को 3 प्रकार से जीना प्राय हर मनुष्य के लिए अनिवार्य होता है। एक वृत्ति, दूसरी प्रवृत्ति, तीसरी निवृत्ति। आज का विषय जो चर्चा हो रही है, इसका संबंध निवृत्ति काल से है। जीवन यापन के साधन संसाधन जुटाने, परिवार का भरण पोषण करने, बच्चों की शिक्षा संस्कार निर्माण, उन्हें शिक्षित करके आत्मनिर्भर युग बना देने में जीवन का स्वर्णकाल बीतता और रीतता है। यह वृत्तिक जीवन शासकीय सेवा का हो सकता है, निजी प्रतिष्ठान में सेवा का हो सकता है, और व्यवसाय व्यापार में संलग्नता का भी हो सकता है। मेरी एक कविता की पंक्ति का बड़ा विचार समाविष्ट है इसमें। जीवन गति में कहाँ विराम, जाने कौन कहाँ हो शाम। तो सेवाओं में एक आयु विशेष वर्ग पूर्ण करने पर
सेवानिवृत्ति अनिवार्य होती है, परंतु व्यापार में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती, वहाँ स्वैच्छिक निवृत्ति लेना पड़ती है। प्रश्न उठता है कि कब? तो संत कहते हैं जब आप अपनी अगली पीढ़ी को इतना सक्षम बना देते हैं और उसमें व्यापार व्यवसाय के प्रति रुचि का जागरण कर देते हैं और उसके हाथ में उत्तरदायित्व सौंपकर रिमोट कंट्रोल से उसकी सफलता और विफलता पर निगाह रखकर उसे आत्मनिर्भर बना देते हैं और आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि अब परिवार की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी है, तो इस दृढ़ विश्वास के साथ में आप व्यापार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि व्यापार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन फिर भी हैं, अच्छे बड़े बड़े व्यवसायी हैं। अभी नेमावर में ही बहुत सारे त्यागी व्रती लोग अपना जीवन बता रहे हैं। वो बहुत सारे उनमें से शासकीय सेवाओं से निवृत्त हैं, दूसरी सेवाओं से निवृत्त हैं, यहाँ तक कि व्यापार से भी निवृत्त महाश्रेष्ठी लोग, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने त्यागी वृत्ति के जीवन बिताया, लेकिन वो आत्म कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। वो केंद्रित हैं केवल अपने आत्म कल्याण के लिए। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम अपनी ऐसी प्रवृत्ति के सहारे आगे का जीवन जी सकते हैं? ये जो समय हमारे पास में शेष बचा है हमारी सेवानिवृत्ति की बात में या स्वैच्छिक रूप से व्यापार छोड़ने के बाद में, उसको हम कितने बेहतर ढंग से जी सकते हैं? इसके साथ में मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है उसमें उसको रुचि और अभिरुचि जुड़ी रहती है। हम अपने सेवा काल में रहते हुए भी अपनी रुचि और अभिरुचि के अनुकूल काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में उसके लिए समय नहीं होता है। लेकिन उसको भले ही वो राख की चिंगारी में दबा हुआ हो, चिंगारी दबी हुई हो, लेकिन अपने भीतर उसको प्रज्वलित रखना चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद में आप खुलकर अपने मन से और पूरे विस्तार के साथ में आप अपने इस अभिरुचि को और रुचि को जागरण कर सकें। अब प्रश्न ये उठता है कि रुचि और अभिरुचि का जागरण कैसे हो? तो यदि आपकी रुचि राजनीति में रही है, आप राजनीति में जा सकते हैं। उसके लिए क्षेत्र चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए जन समर्थन चाहिए। आगे हमें भविष्य में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि राजनीति के क्षेत्र में बहुत सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज राजनीति के क्षेत्र में है, जिसके विषय में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतनी जैन समाज भले ही अल्पसंख्यक हैं हम, लेकिन गुणात्मकता की दृष्टि देखें तो हम दूसरी समाजों से बहुत बेहतर हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति के क्षेत्र में जाने योग्य लोगों को चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद वे राजनीति में अवश्य जाएं और न केवल अपने समाज के कल्याण के लिए काम करें, देश और विश्व में भी काम करें। दूसरा, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको स्वैच्छिक कार्य करने, सेवा करने वालों की आवश्यकता होती है। हमें पेंशन मिलती है, हम पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब मौका पड़े तो हमें परोपकार की भावना के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो हमारी समाज का हो, कोई भी व्यक्ति हो जो नीडी है, उस नीडी पर्सन की हमें मदद करना चाहिए। इस प्रकार की हमारे भीतर की भावना होनी चाहिए, तो हम ऐसी संस्थाओं जुड़ सकते हैं। हमारे मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज अक्सर कहते हैं, जब भी गुणायतन आप जाइए, वो कहते हैं कि जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें अब पारिवारिक उत्तरदायित्व शेष नहीं बचे हैं, वो आकर के हमारे संस्थान में काम करें, गुणायतन में अपनी सेवाएं दें। और वो सेवाएं आज दे भी रहे, बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, आपको जो मिलेंगे, जो वहीं रह करके उनका भोजन की व्यवस्था है, उनके खाने की व्यवस्था है, सारी जीवन यापन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, और उसके साथ में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपके समक्ष इतने हॉराइजन है, इतने खुला हुआ क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है, और तो ये ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडल की दुनिया है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप एक छोटे से मोबाइल में लेकर के बैठे, घर बैठे बैठे पूरी दुनिया का देख सकते हैं हाल, और इसमें आप अभिरुचि के विषय सुन सकते हैं। एक जो खाली समय हमारा होता है, प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में समय बहुत होता है, करने के लिए कोई काम नहीं होता। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे उनका अपना कोई सोच नहीं होता, उनके मन में कोई विचार नहीं होता। विचार शून्यता भी जीवन में मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। फिर सेवानिवृत्ति की बात को तो प्रश्न नहीं उठता। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद इसकी दुकान पे जाकर के बैठेंगे, उसकी दुकान पे जाकर के बैठेंगे, और लोग कहेंगे यार ये फिर आ गए। आपके मुंह पे कुछ ना कहें, आपके जाने के बाद कहेंगे फिर आ गए। तो प्रश्न ये है कि आप समय को, खाली समय को कैसे काटें। उस खाली समय की रिक्तता को भरने के लिए ये परम आवश्यक है कि चाहे हम शासकीय सेवा से निवृत्त हुए हों। एक शासकीय सेवा में एक और बड़ी विचित्र बात होती है, हम जब किसी पद के ऊपर होते हैं तो
पद का अहंकार हमारे साथ में होता है, एक भावना है ये। लेकिन पद का अहंकार ना हो, पद का मद ना हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक अंतर्निहित गुण विकसित करना पड़ता है, और ये विकसित तब करना पड़ता है जब आपके भीतर जो है ना ऐसी रिक्तता हो कि हम इस ढंग से काम करना चाहेंगे कि जो हमारा पद का काम है उसको पूरी गरिमा के साथ में करेंगे। वो एक अनिवार्यता है, और जो व्यावहारिक पक्ष है हमारे जीवन का, व्यवहारिक पक्ष में, उसमें हम सबके साथ में प्रेम और मृदुता के, मित्रता के भाव से उसमें पेश आएँ। तो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और न चाहें तो आप पूरा जीवन ऐसे निकाल दें। एक प्रश्न ही उठता है कि किस समय आपका जीवन अंत होने वाला है। आप नहीं जानते आपका जीवन कब अंत होने वाला है, लेकिन जब तक आप जी रहे हैं तब तक आप जिंदा रह के जिएँ और कुछ ऐसा करके जाएं जिससे समाज को और देश को, संस्कृति को लाभ हो। ये हमारे देश में आज एक बहुत स्थिति कुछ यूँ बन रही है कि हमारा देश पूरे विश्व में छाया हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के आज पूरे देश में एक भारत का नाम उज्जवल हो रहा है। प्रश्न ये उठता है कि उसमें हम कहाँ हैं, जैन कहाँ हैं? जैनों को उसमें अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। मित्रों, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जैन की संस्थाओं के ऊपर, जैन के तीर्थ स्थानों पर, जैन के मंदिरों पर, जैन की व्यवस्थाओं पर तरह तरह के संकट आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन यदि कोई सुनियोजित ढंग से, सुविचारित ढंग से इस प्रकार की कोई योजना है तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा सुझाव अभी ये चर्चा आई भी थी, शायद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक जैन सामाजिक कल्याण बोर्ड जैसा होता है ना, इस प्रकार का उन्होंने कुछ बनाया है। दिल्ली से कुछ मैसेज आए हैं, विश्व जैन संगठन के मैसेज आए हैं, तो हमें उस दिशा में काम करना चाहिए। और हम अपने सरकार से यहाँ कुछ आवेदन पत्र बनाए हैं, उसका प्रारूप भी है। हम समाज के लोग भर के अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भेजें और ये कहें कि मध्य प्रदेश में भी एक जैन समाज कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। तो ये सेवा के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। हम लोग, हमारे माननीय जस्टिस NK जैन साहब, माननीय जस्टिस अभय गोयल साहब, माननीय श्रीमती विमला, न्यायमूर्ति विमला जैन, और आपके साथ में मैं भी एक मध्यस्थता केंद्र हम लोगों ने टीन शेड मंदिर में बनाया हुआ है आज से करीब 6-7 साल से। कोरोना के काल में उसमें व्यवधान आया, इसके कारण से अब हम उसे फिर शुरू करने जा रहे हैं। तो पारिवारिक विवादों को लेकर के, समाज के बीच में अपने विवादों को लेकर के, पति पत्नी के विवादों को बीच में लेकर के कुछ इतने उत्कृष्ट ढंग से सुनवाई हुई है, काम किए हैं कि आपको अदालत जाना ही ना पड़े अगर आप हमारी बात माने, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर न्यायाधीशों के रूप में काम किया है। सारे प्रकार के मामले उनके सामने आते रहे हैं, और उसको विचार में करके जब आपको समझाते हैं तो आपको समझना चाहिए दोनों पक्षों को। लेकिन जिसका अहंकार आड़े आ जाता है वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होता। ऐसी चीज़ हमें तो स्मरण है इस बात का कि एक बार सिंधी समाज के कुछ लोग आए थे, वो मंदिर में आकर के हम लोग वहाँ बैठे थे, और उन्होंने कहा कि साहब हम लोग चाहते हैं कि हमारी समाज में भी आप, हमारी समाज में विवाद होते उनका भी निराकरण आप करें। ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है कि आपकी जैन समाज के इस संगठन का प्रचार प्रसार इस तरीके से हुआ, उसके प्रभाव इस तरीके पड़ा कि दूसरी समाज के लोग आकर से आपसे कहे, तो हम लोगों ने कहा नहीं, आप अपनी समाज में बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे। हमारे सीनियर्स ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे कि आपको कैसे काम करना है। तो ये बहुत प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं। मित्रों, मैं और अधिक कुछ नहीं कहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि हमारे संत, हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर जी, हमारे संत आप समक्ष हैं, आपके समक्ष विराजमान हैं, इनके उपदेश तो सुनिए। ये अपने आप में स्वाध्याय है, और उस स्वाध्याय में हमें पता नहीं कितनी तरह की बातें मिलती हैं, और उनके मार्ग पर अगर हम चलना शुरू करेंगे, हमें चलना पड़ेगा, संकल्प हमको लेना पड़ेगा। समाज आपका साथ देगा और हम समाज के साथ रहेंगे, मिलजुल करके समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, धर्म को आगे बढ़ाएंगे, और अपने संस्कार बच्चों को दे करके उस पर गौरव का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। संक्षिप्त एक ही कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन करना है। चले, कोई नहीं।
राजेश भाई भाई साहब आइए। लोक कल्याण की भावना से अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान को सविनय सादर अनंत बार नमोस्तु करता हुआ मेरे परमाराध्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में सविनय सादर त्रिवार नमोस्तु करता हुआ, जिन्होंने अपने पांचों इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धेय मुनिवर अजित सागर जी महाराज के चरणों में मैं सविनय सादर नमोस्तु करता हूँ। आज जिस संगोष्ठी जिस विषय पर के प्रवर्तन का मुझे दायित्व सौंपा गया है कि शासकीय सेवा और व्यापार से सेवानिवृत्त महानुभावों की समाज के संवर्धन में क्या भूमिका हो सकती है। मैं 9 वर्ष की अवस्था में परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कुंडलपुर चातुर्मास के समय एक संक्षिप्त कविता मैंने उनसे सुनी थी। उसमें ही इस विषय का हल है। गिरि से गिरती सरिता पहली पतली पतली चलती है, गिरि से गिरती सरिता पहली पतली पतली चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा मिलती है। मैंने उनके इस सूत्र वाक्य को ही अंगीकार करके उसको एक गुरु का आदेश मानकर 1993 के मड़िया जी के चातुर्मास के समय जो भारतवर्षीय प्रशासनिक संस्थान है, इसको बीज रूप में उनके आशीर्वाद से वपन किया था। आज उसकी उन्नत फसल देखकर, पुष्पित पल्लवित होते देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। इस जो सूत्र वाक्य गुरुवर ने दिया था, उस सूत्र वाक्य को यदि समाज के सेवानिवृत्त, शासकीय सेवानिवृत्त सेवा से और व्यापार से निवृत्त हमारे समाज के सभी वर्ग इसको मान लें, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी समाज एक जो आज हमको दिखती है उन्नत, ये कहीं न कहीं अंदर अंदर अपने बिखराव की तरफ चलती हुई और दीमक की तरह कब ये कोलैप्स हो जाए, इसको अपन कह नहीं सकते। इस वाक्य को हमको सूत्र रूप मान के हमें अपने समाज के उत्थान के लिए यह प्रयास करना चाहिए। मुझे पंडित पन्नालाल जी की एक घटना, उनका संस्मरण मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। एक बार वो कहीं गए थे, उन्होंने माचिस की ज़रूरत पड़ी। 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, ऐसी 10-20 दुकान उन्होंने खोज ली, उनको माचिस नहीं मिली किराने की दुकान पर। उन्होंने पूछा आखिर क्या बात है, सभी कहते थे कि उस दुकान पे मिलेगी। वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ सिर्फ माचिस ही माचिस थी और उन्होंने माचिस वहाँ से खरीदी। उन्होंने क्या बात है कि इतनी सारी किराने की दुकान हैं, इसके बाद भी किसी के पास माचिस नहीं है। ये घटना सिंधी समाज की है। उस व्यक्ति ने बताया जिसकी दुकान से उन्होंने सिर्फ माचिस खरीदी। उसने कहा मुझे व्यापार में घाटा लगा, पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई कि मांगने खांगने जैसी स्थिति हो गई, तो मेरी समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर निश्चित किया कि मेरी समाज के मतलब सिंधी समाज की किसी भी दुकान में माचिस नहीं बिकेगी। माचिस सिर्फ बिकेगी तो इन्हीं की दुकान से बिकेगी। आज एक छोटा सा त्याग करके उन्होंने अपने समाज के कमज़ोर वर्ग को इतना ऊंचा ला दिया कि आज वो माचिस का थोक व्यापारी है और कई स्टेट्स में उसकी माचिस का व्यापार होता है। ये घटना शिक्षा लेना चाहिए हमारे समाज को। मेरे पास हर साल लगभग 10 से 20 परिवार ऐसे आते हैं जिनकी स्थिति इतनी कमज़ोर है कि उनके भरण पोषण की, उनके जीवन यापन की, उनकी जो बीमारियों के लिए उनके पास धन का अभाव रहता है। कुछ ऐसे बच्चे आते हैं प्रतिभावान होते हैं, उसके बाद भी स्वाभिमान होने के बाद भी वह किसी से सहायता मांगने के लिए नहीं कर पाते। उनकी हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो कराते हैं, परंतु हमको, मैं देखता हूँ समाज इतनी उन्नत है, खूब प्रचार होता है, खूब सब कुछ होता है, परंतु दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति होती है। तो इसलिए मेरा आज जो जैन साहब ने, आदरणीय जैन साहब ने जो विषय के बारे में
विस्तार से उल्लेख किया, मैं उसके तरफ सभी को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सेवानिवृत्त जो लोग हैं वो अपने समाज के कमज़ोर वर्ग को ढूंढें। शासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को एक डिसेंट्रलाइज करके एक पैनल्स बनाएं कि एक वॉलंटियर्स के रूप में अपनी मदद करके समाज के कमज़ोर वर्ग के जो शासन की योजनाएं हैं उन योजनाओं को उनके पास पहुंचाएं। मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है, और पूज्य गुरुवर की दूरगामी दृष्टि जो भविष्य को वो देख रहे हैं अपने अवधि ज्ञान से, अपने ज्ञान से, उसमें बहुत बड़ा सार छुपा है। एक बार उन्होंने सोचा था कि चरित्रवान संस्कारवान प्रशासनिक अधिकारी हमारे देश की सेवा और समाज की सेवा करें। ऐसा उन्होंने विचार करके प्रशासकीय संस्थान की स्थापना करने के लिए आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार वो आज हमको देख रहा है उसका प्रतिफल। इसी प्रकार से मुझे उन्होंने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय दायित्व दिया जिसको निर्वहन करने के लिए मैं लगातार 1.25 साल से लगा हूँ। परंतु खेद की बात है कि समाज के जो वर्ग इस कार्य को हमारे सहयोग करके उस कार्य को कार्यान्वयन परिणत कर सकते हैं, परंतु सक्षम होने के बाद भी वह कार्य सिर्फ हवाई होता है। तो इन सब चीज़ों और जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे सक्षम वर्ग आते हैं उनका इलीगल काम भी होता है, उसको करने में मदद कर देते हैं। तो सेवा में हैं जो, और जो सेवानिवृत्त हैं अपने समाज के उन्नति के लिए, उन्नत करने के लिए इस प्रकार का सहयोग करें। हम कारवां बढ़ेगा यदि कोई आगे बढ़ के इस कार्य को करे। मैं अपनी बात को पूरा करते हुए गुरुवर के जो सूत्र वाक्य है उसको मैं एक सूत्र मान के और इस कार्य को किया जाए तो समाज के कमज़ोर वर्ग को समाज की उन्नति में यह सेवानिवृत्त वर्ग अपना भूमिका निभा सकती है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तृतीय पैनल। और अब हम चलते हैं चौथे पैनल की ओर। समय अपना तेजी से बीत रहा है। चौथे पैनल का विषय है पारिवारिक विवादों के समाधान में भूमिका और कार्य योजना। इस पैनल में अध्यक्षता के लिए अनुरोध करूंगा परम आदरणीय जस्टिस श्री एन के जैन सर से, वो आए आसन ग्रहण करें। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच रहेंगे परम आदरणीय जस्टिस अभय गोयल सर, और मॉडरेटर ग्रुप में रहेंगे श्री नवनीत गोदा सर, आशा गोदा सर। प्लीज आइए सर। और इसी बीच में हमारे परम आदरणीय पवन सर को निकलना है, अनूप जी भी किसी मीटिंग में जाना है, और शुभम जी को। तो अनुरोध करूंगा सौरभ जी सम्मान करेंगे सर का। हाँ लाइए प्लीज, शुभम जी का, अनूप जी का और पवन सर का लाइए। हाँ हाँ और सम्मान के लिए अनुरोध करूंगा मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी मनोज बांगा साहब से, आदरणीय गोयल सर से, आदरणीय एन के जैन सर से, वो आएंगे। पवन सर का, अनूप जी का और शुभम जी का स्वागत करेंगे। आइए अध्यक्ष जी। और नहीं सर आपको जेब तो लेकर जाओ, फोटो भी लगाओ पहले। मनोज जी करो, अरे आप तो करो भैया। कोई भी दे सकती है। अरे क्या बोल रहे? हाँ ये अंग वस्त्र का है वो पट्टी। अनुशासनोदय परिवार से शिल्पा जी, उषा जी, नीतू जी, प्रियंका भाभी आ जाएं, थोड़ा सहयोग करें। तालियों की गड़गड़ाहट आदरणीय पवन सर का स्वागत करते हुए आदरणीय गोयल सर, एन के जैन सर, हमारे अध्यक्ष जी मनोज बांगा जी, प्रकाश भैया, मोहिनी भाभी आप भी आ जाइए प्लीज। हाँ फोटो।
पवन जैन सब 1987 बैच के IPS। इसके बाद अनूप जी के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा आदरणीय गोयल सर से, आदरणीय एनके जैन सर से, आदरणीय मनोज बांगा जी से। हमारे अनुशासन के स्तंभ में भाई महेंद्र भाई साहब से अनुरोध, वो भी आए। आइए ना, आइए तो आइए। नहीं यहाँ जगह नहीं सर, इस तरफ से फोटो यहाँ मत, जगह नहीं है आप तो। अच्छा ठीक ठीक है, आइए भाई साहब, कोई बात नहीं, ठीक है सर। सर आप बैठो थोड़ा सा, आप बहुत ठीक है सर से अनुरोध है सर, अनूप जी के सम्मान के लिए आदरणीय दिवाकर सर प्लीज आइए ना। महेंद्र भाई साहब आप भी जाए। बाबड़िया कमेटी के अगर कोई पदाधिकारी हो तो कृपया उनसे अनुरोध वो भी आ जाए मंच पर। बाबड़िया कमेटी के अध्यक्ष जी या पदाधिकारी हो तो वो भी आ जाएं। इसके बाद शुभम जी सिविल जज नरसिंहपुर, इनके सम्मान के लिए अनुरोध करूंगा आदरणीय एनके जैन सर, गोयल सर, दिवाकर सर से। अध्यक्ष जी आइए। महिला मंडल की अध्यक्षा आदरणीय कल्पना जी आए और समाज की ओर से करें। आइए प्लीज, आइए आइए आगे आइए। और अनुशासनोदय परिवार के सक्रिय सदस्य भाई चंद्रेश जी, इंडियन पोस्टल सर्विस के अधिकारी, उनसे अनुरोध है वो आए और गुरुवार के चरणों में श्रीफल समर्पित। आई चंद्र श्रीफल समर्पित। और इस सम्मान का क्रम अनवरत जारी है। नहीं ये नहीं, सोम नहीं, सोम नहीं है, इनका नाम क्या, नाम तो लिखा ही नहीं इनने। उनका तो है ही नहीं, सोम सर का तो है ही नहीं। अभी होने वाला। और अब मैं अनुरोध करूंगा चौथे पैनल के लिए आदरणीय गोयल सर से, आदरणीय एनके जैन सर से और श्रीमती आशा गोदा जी नवनिधि से कि वो कृपया इसको शुरू करें। अनुरोध है कि ये लगभग 15 मिनट का पूरा पैनल रहेगा और यह अत्यंत महत्वपूर्ण पैनल है। हाँ आइए, वहाँ बैठिए ना। हाँ अच्छा, नहीं आइए आइए आगे। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। व मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित साधर्मी बंधुओं, भाइयों बहनों, सभी को जय जनेन्द्र। वर्तमान भौतिक चकाचौंध के इस युग में अहम व स्वार्थपरता के चलते पारिवारिक समस्याएं जिस प्रकार से विकराल रूप ले रही हैं, उसके संबंध में पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु भूमिका व कार्य योजना एक अहम विषय है, जिसके संबंध में मुख्य वक्ता के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व को चुना गया है। साथ ही अध्यक्ष के रूप में भी हमारे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय को चुना गया है। उक्त दोनों ही न्यायाधीशगण किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। निसंदेह दोनों ही न्यायाधिपति एक लंबे समय तक माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत रहे हैं और अपनी अहम सेवाएं सबको, देश को, समाज को प्रदान की हैं। उनका पारिवारिक समस्याओं के संबंध में एक लंबा कार्य अनुभव रहा है और इसके अलावा वह समाज के सामाजिक व धार्मिक कार्यों में भी सदैव अग्रणी रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, एक मध्यस्थता केंद्र भी भोपाल में पूर्व में संचालित किया जाता था, जो कोरोना के समय अभी स्थगित रहा है। तो उनकी जो सेवाएं हैं उसका प्रभाव दूर दूर तक हुआ है और संभवतः अब शायद फिर से उस प्रकार का मध्यस्थता केंद्र पुनः प्रारंभ होगा। मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ मुख्य वक्ता के रूप में
माननीय न्यायाधिपति श्री जस्टिस अभय गोयल साहब को। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर परम पूज्य अजित सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। सम्मानीय मंच और बहुत ही गौरवशाली सदन, सबसे पहले मैं मुनि श्री अजित सागर जी की इस सोच को भी प्रणाम करूंगा कि उन्होंने भाई सुधीर जी जो अनुशासनोदय संस्था चला रहे हैं, जिसका उन्होंने निर्माण किया है, उसके माध्यम से एक ये महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया है पंच कल्याण के अवसर पर। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज जैन परिवारों की क्या स्थिति है और परिवार कितने संकट में हैं। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। मैं आज एक इस मंच से कहना चाहता हूँ कि जैन समाज का अपना कोई मैरिज सिस्टम नहीं है और जो भी हमारा मैरिज सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है, टूट गया है। क्योंकि हमारे सामने परिवारों की इतनी समस्याएं आती हैं। सुबह ऐसा ही हो रहा है जैसा सपने में देखते थे कि सुबह शादी होती है और दूसरे दिन सुबह टूट जाती है। कुल मिलाकर के ऐसी समस्याओं से हम लोग घिरे हुए हैं। रोज ही करीब करीब ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं। तो ऐसा मन अंदर से ऐसा टूट जाता है कि लगता है कि पता नहीं इस समाज के पूरे ढांचे को क्या हो गया है। परिवार जो खुशियों से एक तो छोटे हो गए हैं, परिवार हमारे संयुक्त परिवार की परंपराएं खत्म हो गई हैं, एकल परिवार हो गए। किंतु अब वो एकल परिवार भी सुख से नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि उनमें जो बधुएं आ रही हैं वो समस्या बन के आ रही हैं। आपने कई बार सुना होगा, आज महाराज श्री तो रहे हैं, चंदेरी में रहे हैं, मुंगावली में रहे हैं, कि पता लगा कि चंदेरी में भी 40 कुंवारे बच्चे हैं, विदिशा जिले में भी, और हर गांव में देखें तो वहाँ कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है छोटे गांव में। मुझे यहाँ तक अनुभव है कि पास के बड़े गांव की, यानी ये मान लें कि एक चंदेरी जैसे छोटे गांव की लड़की भोपाल में आकर के रहने तैयार नहीं है, वो भी बम्बई और दिल्ली और बेंगलोर के सपने देखती है। जैनेतर समाज में जो हमारी शादियां हो रही वो एक नई समस्या समाज के लिए और युवा पीढ़ी के लिए खड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये लगता है कि भाई इस की जड़ में कहाँ क्या है, कैसे इस हमारा कोई मैरिज सिस्टम नहीं है। हमने जो मैरिज सिस्टम लिया है वो दूसरे समाज से उधार लिया है। आप देखेंगे पंजाबी समाज की सारी शादियां गुरुद्वारे में होती हैं, मुसलमान शादियां निकाह मस्जिद में करते हैं, और क्रिश्चियंस गिरजाघर में जाकर के शादी करते हैं। किंतु जैनी जहाँ चाहे वहाँ शादी कर लेता है, उसके फेरे कहीं भी जहाँ तंबू गाड़ेंगे वहाँ फेरे पाड़ देंगे। उसके कारण कई बार चिंतन करने में ऐसा आता है कि शायद हमारे शादियों के ऊपर किसी का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि कहीं कोई संस्कार जैसी चीज नहीं रह गई है। मैंने जब गुरुवर ने 2016 में यहाँ चतुर्मास किया था, उस समय एक प्रस्ताव रखा था गुरुवर के सामने कि क्यों ना हर जैन मंदिर में एक यज्ञशाला हो और जैन समाज के बच्चे की कंपलसरी शादी उसी यज्ञशाला में मंदिर परिसर में कराई जाए, ताकि कम से कम उन्हें कुछ तो डर होगा जोड़ों को टूटने से पहले कि भाई हमारी शादी मंदिर के परिसर में हुई है। इस पर मैं आज पुनः गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वो इस पर चिंतन करें, और यदि ऐसा लगे कि ऐसा करना समाज के लिए शुभ संदेश होगा, एक अच्छा काम होगा, तो कोशिश करें ये संदेश जाए कि जहाँ हर मंदिर में एक यज्ञशाला बनाएं और सप्तपदी की जो विधियां हैं वही संपन्न हो मंदिर परिसर के भीतर।
तो कम से कम एक हमारा एक कोई मैरिज सिस्टम बनेगा। हालांकि उसको बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, किसी भी सिस्टम को लंबा बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किंतु मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कार्य है कि अगर हमारे मुनिवर लोग इस काम को कराना चाहेंगे तो बहुत जल्दी समाज में हो जाएगा और हम लोग मंदिर में शादी कर पाएंगे। कुछ तो संस्कार होंगे, कुछ तो भगवान का डर रहेगा उन जोड़ों के ऊपर जो तुरंत जाकर के सुबह शादी करके शाम को टूटना चाहते हैं। आज बड़ी विडंबना की स्थिति बन गई है। इतने सारे परिवार के मैं 2012 में दिल्ली में था, तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे हमारे दिल्ली में एक बड़ा संगठन था, वहाँ हमारे पास जगह भी थी, तो हमने वीर सेवा मंदिर में एक कोर्ट रूम बनाया और वहाँ पे हमने ये मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करी और वहाँ करीब एक साल में 50-60 मामले आए परिवारों के विवाद के, जिसमें ज़्यादातर विवाद पति पत्नी के बीच के विवाद थे, उनको निपटाने का प्रयास किया। वो केंद्र 2015 तक मैं दिल्ली में था, चलता रहा। वहाँ से जब भोपाल में आया तो फिर हमने वही केंद्र भोपाल में शुरू किया। हमारे भाई साहब जस्टिस NK जैन साहब, हमारी बहन बिमला जी जस्टिस बिमला जैन और DK जैन साहब उसके सदस्य हैं। हम लोग हर मंगलवार, पहले संडे को बैठते थे, किंतु संडे को सब लोग व्यस्तता के कारण हमने उसका दिन बदल दिया और अब वो मंगलवार को हम लोग TT नगर के जैन मंदिर में हमने एक कोर्ट रूम बनाया है, मध्यस्थता केंद्र बनाया हुआ है। वहाँ हम बैठ करके इन पारिवारिक, किंतु वहाँ हमारा अनुभव ये है पिछले 8 साल का, लोग आते हैं, एक तो जिस पार्टी को ये लगता है कि वो गलती पर है और हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे तो वो आना बंद कर देते हैं, वो सहयोग नहीं करना चाहते हैं। वो मध्यस्थता, हम देखिए मध्यस्थता केंद्र के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है, हमारा काम उनके बीच में समन्वय कराना है। हम चाहते हैं कि वो परिवार टूटने से बच जाए और ये जो रिश्ता जुड़ा है ये टूटे नहीं। अगर जुड़ जाए, हम दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, परिवारजनों को बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो परिवार किसी तरह बच जाए, किंतु मुश्किल लग रहा है। ये लोग इतने हार्ड नट हो जाते हैं, इतने कठिन निर्णय करने में हो जाते हैं कि लड़की आएगी, वो कहेगी नहीं साहब मुझे तो डाइवोर्स दिला दीजिए, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। लड़का भी कहेगा कि नहीं साहब मैं इसको नहीं रख सकता, आप तो हमारे बीच में डाइवोर्स करा दीजिए, कुछ करिए ऐसा। तो जब वो निर्णय लेके आते हैं तो उनको मोल्ड करना, उनको समझाना और उनको उनकी समस्याएं जो उनके बीच में जो झगड़े की जड़ है उसका समाधान करना एक बहुत दुर्लभ कार्य हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है उनको समझाना। तो कोशिश करते हैं मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से कि हम परिवार को न बिगड़ने दें। अभी DK जैन साहब ने कहा कि दूसरे समाज के लोगों भी आए, हमने भी दूसरे समाज के लोगों के, सिंधी समाज के, पंजाबी समाज के लोग हमारे पास आए, हमने उनके भी मामले निपटाए। दिक्कत ये सबसे बड़ी यही हो रही है कि लोग एक ध्येय लेके आते हैं, ये समझने के लिए मध्यस्थता केंद्र में नहीं आते हैं कि भाई हमें समझौता करना है। ये बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, ये हमें कुछ सीख दे रहे हैं, हमें कुछ इनकी बात समझनी है, परिवार को हमको कैसे बचा के रखना है, इस पर चिंतन करना है। इस पर उनका नहीं होता ध्येय। वो चाहते हैं कि हमारा मामला कोर्ट में चला जाए या कोर्ट में चल रहा है तो हम उनकी मदद कर दें ताकि उन्हें इच्छित परिणाम कोर्ट से मिल जाए, या तो डाइवोर्स हो जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि भाई, मगर वो जुड़ना नहीं चाहते। ये एक बड़ी विडंबना है, इस पर समाज को भी चिंतन करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। हमारा समाज को क्या नज़र लग गई है किसी की कि हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं और टूटने की तरफ जा रहे हैं। और जब एक विवाद होता है किसी पति पत्नी के बीच में तो 6 मुकदमे चलते हैं कोर्ट में, वर्षों चलते हैं, उनकी उम्र निकल जाती है, शादी के दूसरे विवाह का भी योग, पुनर्विवाह की भी स्थिति नहीं रह जाती है, इतनी उम्र हो जाती है। और आप जानते हैं कि जो लिटिगेशन है हमारे कंट्री का, या हमारे जो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का भी जो लिटिगेशन है वो कोई आज सस्ता लिटिगेशन नहीं है, कोई उसके परिणाम जल्दी नहीं कोर्ट से आ जाते हैं। कोर्ट भी कोशिश करती है, कोर्ट के वहाँ भी कंसिलेशन सेंटर है, कोर्ट भी उनको कंसिलेट कराने की कोशिश करती है,
कई बार मैटर को कंसिलेशन को रेफर कर देते हैं, मीडिएशन को रेफर कर देते हैं। तो ये कि ये इतनी बड़ी भारी जो मुश्किल से गुजरते हैं जोड़े, और परिवार पूरे के पूरे बर्बाद हो जाते हैं, माँ बाप कहीं के नहीं रहते, जिस सुख के लिए पुत्र की शादी करते हैं। हमने कई बार सोचा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक दो कारण तो ये लगता है कि भाई आज लड़कियां भी जो हैं पढ़ी लिखी हैं, वो ऐसा वर चाहती हैं, जो ऐसा ससुराल चाहती हैं, ऐसा वर का पक्ष घर चाहती हैं जहां वो अपने मन के अनुसार नौकरी कर सकें, अपने मन के अनुसार जिंदगी जी सकें। तो माँ बाप को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस लड़की को ब्याह के आ रहे हैं उनका पूरा स्टेटस उनके सामने होना चाहिए कि भाई लड़की नौकरी करेगी, नौकरी नहीं छोड़ेगी, कहाँ नौकरी करेगी, हम उसको कोऑपरेट करेंगे नौकरी करने में कि नहीं करेंगे, और नौकरी करेगी तो फिर घर का काम कैसे करेगी, घर के कामों में उसकी क्या दिक्कत होगी। इन सब बातों पे, जैसे ये जो एक हमारा एक था ना चट मगनी और पट ब्याह, ये वाली स्थिति तो अब करीब करीब समाप्ति समझिए, ये तो बचा ही नहीं है। अगर आपने ये गलती कर ली तो फिर दूसरी गलती आपको 6 मुकदमे लड़ने की करनी है। तो ये एक जो स्थिति निर्मित हो गई है पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं समाज की इस, किंतु एक बड़ा नासूर पनप रहा है सरकार में। अभी तो मैं आजकल एक बात और कहने लगा हूं जहां भी जाता हूं कि भाई लड़के लड़कियों के चयन के पहले एक घटना ऐसी हो गई थी, यदि आज समय नहीं है मेरा ख्याल है सुनाने के लिए, किंतु संक्षिप्त में 2 शब्द में सुनाऊंगा कि एक बहुत अच्छे संपन्न परिवार के बाप ने अपनी बेटी की शादी बेंगलोर में एक कर्नल के लड़के से करी। वो जैन थे। 2 साल तक लड़की वहां रही, किंतु दुर्भाग्य से लड़के का निचला पूरा अंग पैरालिटिक था। वो बात उनसे छुपाई गई। जैसे तैसे वो बात लड़की ने साल भर तो बताई नहीं। फिर इन लोगों को शंका हुई पेरेंट्स को कि भाई लड़की दुखी क्यों है। जब पता लगा तो मुझे अब ये लगने लगा कि शादी के पहले दोनों का मेडिकल टेस्ट भी होना चाहिए। वो थोड़ा कड़वा लगता है, कोई रिश्ता लेके आए आपको लड़की का मेडिकल बताइए, लड़के का मेडिकल बताइए, बहुत मतलब ऐसी बात है कि जिसको शायद कोई पसंद नहीं करेगा। आप कहेंगे तो शायद रिश्ता भी नहीं होगा, किंतु ये जरूरी हो गया। ये शादी टूटने का एक ग्राउंड हो गया है। अगर इसको रोकना है तो ये भी करना पड़ेगा। अभी तो हम खाली कुंडली मिलाने में भरोसा करते हैं, किंतु कुंडली मिलाने के अलावा मुझे लगता है कि दोनों का, लड़के लड़की का मन भी मिलाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त समय देना चाहिए शादी के पहले कि वो एक दूसरे को समझ लें, जान लें, उनकी एक दूसरे की इच्छा समझ लें, एक दूसरे का नेचर समझ लें, एक दूसरे का व्यवहार समझ लें, और स्पष्ट रूप से पूछ लें कि वो लड़की आएगी तो घर में क्या करेगी, और आप भी स्पष्ट बता दें कि आप उसको कैसे रखेंगे। तब तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यदि ये सावधानी बरती, जिन परिवारों ने, ऐसा नहीं है कि कई परिवारों ने इस तरह की सावधानी बरती है और उस सावधानी के बरतने के बाद जो संबंध हुए हैं वो अच्छे चल रहे हैं, खुश हैं, पति पत्नी भी खुश हैं, माँ बाप भी खुश हैं, बच्चे, घर के दूसरे लोग भी खुश हैं, घर में खुशहाली भी है। तो ये एक समस्या जैन समाज में जो नई हुई है उसका मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं। समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि कुछ कठोर निर्णय समाज को गुरुओं के आशीर्वाद से लेने चाहिए ताकि हम एक संस्कारवान रास्ते पर चल सकें और ये जो समाज और ये जो हमारे परिवार टूट रहे हैं उनको रोका जा सके। सबको सादर जय जय। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री N.K. जैन साहब को कि वह अपने उद्बोधन देकर हम सबको अनुग्रहित करें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और मंचासीन मुनि श्री अजीत सागर जी को नमन करते हुए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। भाई गोहिल साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं
अपने और अपने परिवार के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि पारिवारिक विवादों का सबसे अच्छा निराकरण परिवार में ही हो सकता है। मैंने अपने परिवार में 2 पीढ़ी पहले और 2 पीढ़ी बाद की स्थिति देखी है। हम 55 फर्स्ट कजिन्स हैं, 55 उनके बच्चे हैं। हमारे पिताश्री को भी देखा, सबको देखा। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इतने बड़े परिवार में, जिसके आज भी कम से कम 200 सदस्य हैं, कभी मुकदमेबाजी नहीं हुई, कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी सड़क पर नहीं आई। और इसका एक ही कारण था, एक ही उसका मुझे लगा कि हमको जो संस्कार हमारे माँ बाप से मिले या हमारे पिता को उनके माँ बाप से जो संस्कार मिले, उन्हीं संस्कारों का ये परिणाम है कि कोई कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। बंधुओं, जितने अदालतों में मुकदमे जाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, जो मैंने स्वयं उज्जैन में एज फैमिली कोर्ट जज के रूप में मैंने उसका निर्णय दिया था। एक व्यवस्था है कि ऐसे विवादों को निपटाने के पहले कोशिश करना चाहिए कि पति पत्नी में या परिवारों में विवाद की समाप्ति हो। उनसे अलग अलग बात करने पर मुझे लगा कि लड़के लड़की में विवाद नहीं है, विवाद तो परिवारों में है, उनके इनके माँ बाप में। मेरे साथ हुई ये घटना, मैंने उस घटना को स्वयं देखा है। मैंने उस बच्ची से बात की, लड़के से बात की, अलग अलग बात की, दोनों को सामने बिठा के बात की, और मैंने एक बहाना करके कि भाई मैं अपना कोर्ट का काम निपटा लूँ, तब तक आप दोनों बात करें। केवल 20-25 मिनट का समय होगा, मैंने अपना काम निपटा के जब अपने चैम्बर में बिठाया था, मैंने देखा कि वो दोनों आलिंगनबद्ध थे। मैं उस अनुभव से कह सकता हूं कि हम अगर बच्चों पर विश्वास करें, थोड़ा सा उन लड़के और लड़की पर विश्वास करें और उनके दैनिक चर्या में हम कोई हस्तक्षेप न करें, हम लोग बुजुर्ग लोग या परिवार के जो दूसरे माता पिता हैं, लड़की के माता पिता हैं, लड़के के माता पिता हैं, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। बंधुओं, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, और दूसरे को सुनना कितना कष्टप्रद है, इसका अनुभव मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं होगा। मैं अवश्य गोयल साहब को भी सुनता रहा। मैं 48 साल न्यायाधीश या क्वासी जुडिशियल पोस्ट पर मैंने काम किया है। गोयल साहब ने भी मेरे सामने वकालत की है। तो मैं अब आपको आगे कोई कष्ट न देके अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों में से कोई भी पारिवारिक समस्या से संबंधित प्रश्न हमारे मुख्य वक्ता से पूछ सकते हैं। तो आप पूछना चाहें तो माइक आपके पास भिजवाते हैं। आप क्या पूछ रहे डॉक्टर साहब? आप क्या पूछ रहे सवाल? महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। जस्टिस गोयल साहब से एक जस्टिस साहब, आपने बहुत अच्छा एक जो लाइक कंसेप्ट के, एक तो मंदिर के अंदर जो फेरे पड़े वो तो एक चीज़ है ही, दूसरा मेडिकल चेकअप ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि कई बार डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इवन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बहुत अर्ली एज में आ रहे हैं। ये कोई किसी भी माँ बाप को ये नहीं लगना चाहिए ये कोई उनको एडवर्स तरह से कोई बात मांगी जा रही है। तो ये आपने जो प्रश्न उठाया, यदि महाराज श्री अपने मन से जब लोगों को बोलना शुरू करेंगे तो जैसा कि आपका कहना है कि सोशली एक्सेप्टेबल जल्दी हो जाएंगे। तो महाराज श्री से निवेदन है इस बिंदु पे जरूर करें। और जस्टिस एन के जैन साहब का जैसा कहना कि जज लोगों को जितना सुनना पड़ता दुनिया में और किसी को नहीं सुनना पड़ता है, तो जस्टिस साहब आनंद आ गया इस लास्ट के वाक्य को सुनकर के, हर व्यक्ति आनंदित हो गया। नहीं, ये अनुभव से निकल के आ रहा है। जब बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, रोज ही कोई ना कोई हमारे पास तो आता है अपनी समस्या लेकर के। पति पत्नी आते हैं, झगड़े हो रहे हैं, पति आता है कि पत्नी ने 6 मुकदमे लगा दिए, पत्नी आती है कि पति ने 4 मुकदमे लगा दिए, एक वहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। तो दिक्कत होती है ऐसे में उनको समझाना और उनको मार्गदर्शन देना भी एक कठिन काम होता है। तो ये जो मेडिकल चेकअप की मैंने बात कही है,
ये मेरे पास इस तरह के 4-6 केसेस जब आए तब मुझे लगने लगा कि भाई अगर मेडिकल चेकअप नहीं होगा तो ये समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। भाई पहले ही लड़के वालों को लड़की वालों को एक दूसरे की कमियां मालूम होनी चाहिए, तब जाकर के हम एक स्वस्थ वैवाहिक संस्था बना पाएंगे। हेलो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूरे माननीय मंच और महाराज जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महाराज जी, हम लोगों के पास इस तरह के पेशेंट्स आते प्योरली साइजोफ्रेनिक होते हैं। साइजोफ्रेनिक मतलब जो न्यूरोसिस तो फिर भी कि आदमी को समझाए, साइजोफ्रेनिक जो अपने कंसेप्ट और वो पैरानॉइड स्टेज में रहते हैं। और जब उनकी शादी होती है तो वो उनके डाइवोर्स तो अगले दिन ही होने की संभावना पूरी रहती। इसलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। और खासकर जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती जा रही, बच्चों बच्चियों की दोनों की, और जो बाहर जब रहते हैं होम सिकनेस वगैरह जो होती है, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे भी उनका एक टेस्ट हो जाना, जो पूर्व में माँ बाप खानदान मिलते करते थे, मैं कहता हूँ ये फिर से शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शायद उससे काफ़ी मुझे तो डॉक्टर साहब अब ये लगने लगा कि बच्चे जो अनमैरिड बच्चे हैं, जो मैरिड बच्चों की बात सुनते हैं घर में, परिवारों में, भाई बहनों की, तो उन्हें डर लगने लगा, लड़कों को भी और लड़कियों को, कि अब शादी भी करें कि नहीं करें। शादी संस्था से क्योंकि मैरिज सिस्टम कोलैप्स हो गया, पूरा फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो गया, इसलिए उनको भी डर लगने लगा कि अब शादी भी करें कि नहीं करें, क्योंकि वो स्थिति ज़्यादा दुखदायी हो रही शादी करने के बाद वाली। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई पूछना चाहे? थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां इस पैनल के लिए, बहुत ही जोरदार, और परिवारों को बचाने की भूमिका, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। थैंक यू। जैसा कि माननीय न्यायाधिपति गण द्वारा आप लोगों को पारिवारिक जो समस्याएं आती हैं प्रैक्टिकल में, उनको बताया गया है, तो सबसे पहले जब कोई समस्या सॉल्व करेंगे तो उसके पहले उसका डायग्नोज ज़रूरी है। तो उस समस्या की आखिर जड़ कहाँ है? हम लोग, मैंने भी लगभग 18 साल तक सेशन जज के रूप में पारिवारिक केसेस का निपटारा किया है, और विशेष रूप से जबलपुर में, छिंदवाड़ा में एज ए फैमिली प्रिसाइडिंग जज फैमिली कोर्ट के रूप में मैंने भी काफ़ी काम किया है। और मुझे इस बात का समझ में आता है कि कोर्ट में जब केस आता है तो उसमें इतनी रंगाई पुताई हो जाती है कि उसका ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल उसकी प्रॉब्लम थी क्या, वो कहीं छुप जाती है। वकील उसको इतना रंगदार बना देते हैं कह के कि भाई इस प्रकार से करेंगे तो ही वो केस आप जीत पाओगे। कई केसेस में तो मैंने ये भी देखा है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। जब काउंसलिंग के लिए पति पत्नी आते तो हम पूछते, भाई तुमने ऐसा आरोप क्यों लगाया? पत्नी एकदम आक्रोशित होती थी। तब पति फिर शांति से कहता था, मैडम बच्चा मेरा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि वकील का ऐसा कहना था कि आप ऐसे आरोप लगाओगे तभी अपना केस जीत पाओगे। इसलिए जैसे डॉक्टर का है, आप कितनी दवा कितने तरह की ले, तो जब तक प्रॉपर डायग्नोज नहीं होगा तब तक उस समस्या का आप समाधान नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि पहले हम देखते थे कि जैन समाज के केस बहुत नंग आते थे, लेकिन 18-20 साल में हमने क्रमबद्ध देखा है कि अब जैन समाज के केस बहुत तेज़ी से आने लगे। जैसा कि जस्टिस गोयल साहब ने बोला है कि अपने यहाँ कोई भय नहीं बचा है। एक्चुअली में हर समाज में एक ना एक धर्मगुरु का एक भय होता है। अपनी समाज में कहीं भी शादी हो जाती, कहीं किस प्रकार का भय दबाव कहीं शादी टूटने में होता ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसका समाधान कैसे होगा, इसको मिल बैठ के ही सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि एक बहुत छोटा काम नहीं है, एक नई व्यवस्था बनाने वाली बात है और उसको मानने वाली बात है। एक दूसरी समस्या जो आ रही है परिवारों की, वो एकल परिवार वाली दिक्कत आ रही है। अब परिवार का स्वरूप बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, परिवार का स्वरूप होता कैसा है। पहले परिवार में माता पिता, बहन भाई, बुआ सब लोग होते थे, चाचा होते थे, तो उन्हें परिवार का महत्व समझ में आता था। अब बच्चे को बचपन से ही पढ़ाई 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 का स्वरूप बताया जाता है। तो मेन अब हर बच्चा कैरियर कॉन्शियस ज़्यादा हो गया है। परिवार तो उसके लिए बहुत सेकेंडरी है। यदि उसको चूज करने के लिए कहा जाए कि आज समस्या है कि आपको कैरियर को चूज करना है या परिवार को चूज करना है, तो सबसे पहले वो कैरियर को ही चूज करेगा। परिवार उसके लिए गौण हो गया। उन्हें लगता है कि चलो डाइवोर्स हो जाएगा, फिर दूसरी शादी हो जाएगी। तो ये सब इतना आसान होता जा रहा है, इसलिए ही सारी समस्या पैदा हो रही है। मैंने ये भी अनुभव किया है कि एक मर्डर केस वाले मुलजिम इतना डिप्रेस नहीं होता, क्योंकि उसके पास अपना परिवार होता है, तो उसको एक मॉरल सपोर्ट होता है परिवार का। लेकिन जहाँ जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं
उसमें परिवार इतना टूटा हुआ होता है, दोनों परिवार में उसके जो साइड इफेक्ट हम लोगों ने देखे हैं वो इतने भयानक होते हैं। कहीं किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी के माता पिता को 10-10 साल तक चलते रहते हैं। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि अपना यहाँ एक ऐसी प्रभावशाली मध्यस्थता काउंसिल अपनी समाज की बने, जिससे कि कोर्ट में जाने के पहले हर व्यक्ति आवश्यक रूप से उस मध्यस्थता केंद्र में जाए, क्योंकि मध्यस्थता का एक बहुत बड़ा महत्व है। पति पत्नी अपना एक ही गियर में चले जाते हैं। मैं जब मध्यस्थता करती थी तो सबसे पहले पति पत्नी को बुलाती थी, कहती अच्छा है बताओ तुमने जब शादी की थी तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ थी क्या? धीरे से बताते हाँ थी। हम अच्छा ठीक है, एक काम करो 5 अच्छाइयाँ तुम बताओ अपनी पत्नी की, 5 अच्छाइयाँ आप बताओ। अब उसका जो डाइवर्सन है दिमाग का, वो हर समय सिर्फ दिमाग में पति की बुराई, पत्नी की बुराई ढूंढती रहती है। जब हम उससे कहते हैं भाई तुम उसकी अच्छाइयाँ बताओ, तब उसका जो गियर चेंज होता है, तब उसको सोचना पड़ता है, तब वो अपने पति की 5 अच्छाइयाँ बताता है, पति की बात। तो हम लोगों ने कहा भाई बुराई 1-2 बुराई तो हर आदमी में होती है। तो उसको मध्यस्थता काउंसिलर का जो एक महत्वपूर्ण रोल होता है वो यही होता है। वो जिस गियर में चला जा रहा है उसको कोई बताने वाला नहीं। आप पड़ोसियों से बोलोगे, रिश्तेदारों से बोलोगे तो सामने वाले की ही बुराई करे, कभी उस लड़की को ये बताने का प्रयास नहीं करता कि आपकी कहाँ गलती है। तो सबसे पहले पारिवारिक मामलों में उसकी जड़ तक पहुँचना पड़ेगा। अनेकों केस हमने देखे, एक परिवार में बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। बाद में जब काउंसलिंग की मैंने तो पता चला बहुत छोटी सी बात थी। उसके परिवार में बहुत छोटा कमरा था, तो शादी के पहले क्या चल जाता था, जब बच्चा हुआ उसका पैदा तो वहीं उसी के कमरे से सब ससुर सास सब लोग निकलते थे। तो उसको फीडिंग कराने के लिए कोई कमरा ही नहीं था, तो बड़ी डिप्रेस होती थी वो। तो जब मैंने उसको बात पकड़ी, हमकी क्या बात है भाई, बोली हमें बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को फीड भी नहीं करा पाते, ऐसी स्थिति। फिर उनको सबको बुलाया, हम अच्छा ही बताइए आप फाइनेंशियली इतने समर्थ हैं, आपके यहाँ कमरा बन सकता है क्या? बोले बन सकता है। हम कहे ठीक है 1 महीने बाद आओ, कमरा बनवा के आओ। कमरा बनवा के आओ। फिर एक बार हमने बात करी, कमरा बन गया, हाँ बन गया। फिर 1 महीने बाद फिर मैंने बुलाया, बताइए अब क्या दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, समस्या सॉल्व हो गई। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं। तो इसमें काउंसलर की बहुत अहम भूमिका होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर समाज में ऐसे काउंसलर जो अभी चल रहा था वो पुनर्स्थापित किया जाए। मैं भी अपनी काउंसलर के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हूँ। और ऐसे जजेज और भी हमारे जो रिटायर्ड होते हैं उनके पास ये एबिलिटी रहती है, क्योंकि हम लोग एक लंबे समय तक उन्हीं समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बारियों को भी हम लोग जानते हैं कि आखिर समस्या है कहाँ। और जो मेडिकल का अभी बताया है, वाकई में आजकल बहुत सारे केस मेडिकली प्रॉब्लम होती है। बाद में पता चलता है कि ये इस प्रकार की प्रॉब्लम, इस प्रकार की, उस कारण से भी तलाक हो जाते हैं। तो कई केसेस में हम लोगों ने देखा मन बना के आए हैं बिल्कुल से कि नहीं मुझे डाइवोर्स लेना है। 6 महीने बाद हमने तारीख भी दे दी, उसके बाद भी हम लोग लगातार उनको बीच में बुला के समझाते रहते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, बच्चा को आपका भविष्य क्या होगा। तो कुछ पेरेंट्स समझ जाते हैं और कई बार म्यूचुअल डाइवोर्स के बावजूद भी साथ में गए हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने समझाने पर 250 के छिंदवाड़ा में म्यूचुअल साथ में रहने के लिए सहमत हुई हूँ। तो मुझे मर्डर केस में सजा देने में तो आनंद नहीं आया जितना परिवार जोड़ने में आनंद आता है। उस परिवार से एक पति पत्नी ही नहीं जुड़ते, 2 परिवार और बहुत बड़ी समाज प्रभावित होती है। इसलिए पारिवारिक मामले एक बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो हमारे तो एक ये भी सुझाव है कि हर मंदिर में जैसे आप एक अध्यक्ष चुनते हैं, एक सचिव चुनते हैं, एक पारिवारिक समस्याओं के लिए एक किसी व्यक्ति को चुनिए आप। तो उस मंदिर से जुड़े हुए जितने लोगों के पास कोई भी पारिवारिक समस्या आए तो सबसे पहले उसके पास एक व्यक्ति रहे, उस महिला से वो जाके कह सके कि भाई हमारी ये पारिवारिक समस्या है। तो यदि आप जैसे कैंसर है फर्स्ट स्टेज पर ही डायग्नोज हो जाए, उसका इलाज हो जाए तो समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या होता है कोर्ट कचहरी पहुँचते पहुँचते वो 3rd स्टेज या 4th स्टेज का रूप ले लेता है। फिर आप चाहते हो कोई समझौता हो तो संभव नहीं होता। इसलिए सबसे पहली छोटी सी जब समस्या पैदा होती है उसी समस्या के समय ही आपको उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर काउंसलिंग देनी पड़ेगी। दूसरी एक समस्या आ रही है, आजकल बच्चों में धैर्य नहीं है। बच्चों को बचपन से कुछ ऐसा सिखाया नहीं जा रहा है कि आपको परिवार में मिलजुल के रहना है। सबसे पहले क्या होता है, माँ बाप देखते हैं कि किस घर में शादी करना जो एकल परिवार हो, जहाँ कोई लायबिलिटी नहीं हो। जब आप इस प्रकार से सोच रखेंगे तो आपका परिवार कैसे जुड़ेगा? दोहरी सोच क्यों होती है? बच्ची के लिए सोचते हैं एकल परिवार हो, जब बहू आती है तो उससे आप सारी अपेक्षाएं रखते हैं। तो अपने परिवार की ये दोयम जो सोच होती है वो भी इन सब समस्याओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो निश्चित हमारे एक समृद्ध समाज संपन्न है और हम चाहते हैं कि अपने समाज के केस कोर्ट में जाने के पहले एक सामाजिक स्तर पर उनकी एक बहुत प्रभावशाली काउंसलिंग हो, जिससे कि वो वकीलों के उसके भटकाव में ना भटकें और इतना अपना जीवन का इतना वैल्यूएबल समय कम से कम बर्बाद ना करें।
क्योंकि पारिवारिक मामले में ना केवल पैसा बर्बाद होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, परिवार का पूरा सामंजस्य बिगड़ जाता है और आपको पता नहीं पारिवारिक जो दुष्प्रभाव होता है वो बच्चों को कितना झेलना पड़ता है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे श्री मंजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्यधरा बावड़िया कला स्थित श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे इस भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव में श्रद्धालुओं ने आज प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया और विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से जमकर प्रभु भक्ति की। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे इसी महामहोत्सव के अगले दिन के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा।